चलिए लेट्स स्टार्ट। बीपीएससी टॉपर के द्वारा बीपीएससी 69वीं पीटी प्रश्न पत्र का 360 डिग्री एनालिसिस किया जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को कवर किया जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट में है, यानी ये पार्ट ए देख रहे हैं आप, ठीक है। पार्ट ए मतलब कि 69वीं प्रीलिम्स के 1 से लेके 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन जो है इसमें कवर है, जिसका एनालिसिस मैं करूंगा आपके सामने। तो बिल्कुल जो है ध्यान से इस वीडियो को देखें, ठीक है। नोट डाउन करते रहें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसमें जो है पार्ट ए जो है उसमें मेरे जो है कुल 80 सवाल जो है इसमें मैंने लिया है इस वीडियो में, और पार्ट बी में बाकी जो लेफ्ट है यानी कि 70 सवाल उसको किया जाएगा। और सारे प्रश्न सेट ए से रहेंगे। आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की जो बीपीएससी के द्वारा फाइनल जारी किए गए थे उसके आधार पे ही मैंने इसको बनाया है। तो एकदम जो है शांतचित्त होके, ठीक है, कॉपी पेन लेके, अगर आप 70वीं पीटी आपका टारगेट है तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। अधिक से अधिक देखें लोग, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बीपीएससी ड्रीमर्स को। 360 डिग्री विश्लेषण का प्रमुख बिंदु क्या रहेगा सर, आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे? देखिए, हम आपको सोर्स बताएंगे कहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, उसका नेचर क्या है, मीडियम है कि ईजी है कि टफ है, उसके टेक्निक्स क्या है, जो टॉपर कैसे सॉल्व करते हैं और उनका प्रीलिम्स बार बार होता है, मैंने खुद 5 बार क्लियर किया है। तो आपको बृहत एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। सवाल का प्रीलिम्स नोट कैसे बनाया जाए सर, सवालों के जो नोट्स हैं वो कैसे बनाया जाए, और सर आपने ऐसा क्या किया बार बार, ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सवाल का सोर्स, यानी सोर्स का मतलब होता है बुक लिस्ट, जो कि मेरी दूसरी वीडियो जो मैंने बनाया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, जो बीपीएससी ड्रीमर है, उसमें जो है इसी चैनल में मैंने बनाया था कि सोर्स क्या क्या आपके होने चाहिए। तो सोर्स में यानी कि ऐसे सवाल जो कि सोर्स से आए, यानी कि किताब से आए, यानी किताबी ज्ञान। सोर्स मतलब लूसेंट हो सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी हो सकते हैं और मेरे पीडीएफ हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि रूटीन बुक में अवेलेबल है। अगर कोई भी पढ़ेगा बंदा उसको आराम से क्लियर करेगा, अगर रिवाइज किया हो 2 से 3 बार। चलो, तो जो शुरुआती 80 सवाल है सेट ए के, उसमें मैंने यहाँ पे, आप डिटेल जो है जाके इसको प्रिंट आउट करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को देखो, ठीक है। एनसीईआरटी, लूसेंट या कोई भी स्टैंडर्ड बुक, इससे कुल 35 प्रश्न आए हैं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आपको किताब में मिलेगा 80 में से 35 सवाल मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अगर जिसने भी ये 3 किताब में कोई भी अच्छे ढंग से 2 से 3 बार पढ़ी होगी, उसने इस सवाल को आराम से 35 सवाल को सॉल्व किया होगा, अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो। करंट अफेयर्स इन न्यूज, यानी कि जो करंट अफेयर्स न्यूज में थे वो पूछे गए प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, वो लगभग 22 सवाल थे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये कोई भी एक रूटीन बुक, अगर आपने साल भर की वार्षिकी मैगजीन 2 से 3 बार कम से कम पढ़ी होगी, तब तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे फिर तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी पीवाईक्यू, यानी जो सवाल पहले पूछे गए हैं बीपीएससी या यूपीएससी के ट्रेंड में रिसेंट में, उस टाइप के लगभग 5 सवाल थे। मैं बताऊंगा कैसे सवाल थे और कौन कौन से सवाल थे, ठीक है। अब आता है कि सर 5 सवाल, 22 5 27 और 27 और 35, 27 और 35 लगभग जो 62 सवाल सर आपने तो बता दिए सोर्स। बाकी सर 18 सवाल का क्या करें सॉरी। तो देखिए, बाकी 18 सवाल में आपको कुछ नहीं करना था, बेसिक ज्ञान का यूटिलाइज करना था, यानी जो बेसिक ज्ञान होता है, बेसिक नॉलेज प्लस लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल का मतलब होता है तर्क रूप से सोचना, मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको। इंटेलिजेंट गेसिंग, वीडियो में बने रहे, यूट्यूब चैनल को बीपीएससी ड्रीमर को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है अपने जो है बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, जो सब्सक्राइब बटन का है, लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बीपीएससी इतिहास में पहली बार है जो पीवाईक्यू का मैं संपूर्ण एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसी वीडियो शायद आपको रेयर ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जो 18 क्वेश्चन, उसको आप किस तरह से बेसिक ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग और माई टेक्निक, साथ साथ कॉमन सेंस। एग्जाम में यही खराब हो जाता है, कॉमन सेंस काम नहीं करता, ठीक है। तो कॉमन सेंस को सेंस में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम आपको बता दिया सोर्स। सोर्स का मतलब शुरू के 80 क्वेश्चन में लगभग 35 एनसीईआरटी, 22 करंट अफेयर प्लस कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू से 5 सवाल लगभग, और इंटेलिजेंट गेसिंग, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस मिला के लगभग 17 सवाल, ठीक है। चलो, अब जो है सवालों की प्रकृति के बारे में जो है, सवालों की प्रकृति के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे, जो पार्ट 2 है, ठीक है। सवालों की प्रकृति का मतलब ये होता है कि सर सवाल इजी थे, आसान थे, या मीडियम थे, या मॉडरेट थे, या टफ थे, या स्किप करना। देखो 5 तरह की मैं कैटेगरी बनाता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं,
3 कैटेगरी बनाते हैं भाई, 3 कैटेगरी नहीं होती है, जो एग्जाम देते हैं उनको पता होता है, ठीक है। पहली इजी कैटेगरी होती है, इजी का मतलब भाई सबको पता, अगर 10th क्लास का ही बंदा है ना वो सवाल को सॉल्व कर देगा, ठीक है। दूसरी सवाल होता है मीडियम, मीडियम का मतलब है देखो भाई पढ़ोगे थोड़ा बहुत, किताब को अच्छे से रिवाइज करोगे तो मीडियम सवाल को आप सॉल्व कर जाओगे। अब खेल यहां से स्टार्ट होता है। तीसरा होता है मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है टफ और मीडियम के बीच में होता है ये, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टफ सवाल है और कोई मीडियम सवाल है, उसके बीच का जो है मॉडरेट होता है, मीडियम से ज्यादा बट थोड़ा सा टफ से कम, ठीक है। चौथा होता है टफ, मतलब कि कोई नॉर्मली जो है लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो एक मास लेवल का जो भीड़ है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है रैंडम, ये जो बहुत खतरनाक सवाल है, इसको लोग समझ नहीं पा रहा। रैंडम का मतलब कहीं से भी एग्जामिनर जो है आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए बाउंसर्स डालना शुरू करता है, ताकि आप शुरू में डिस्टेबलाइज हो जाए और पूरा पेपर खराब हो जाए, ठीक है। आप शुरू में घबरा जाए, डर जाए, ठीक है। इसके लिए वो रैंडम सवाल देगा, कुछ भी दे देगा, पॉलिटिक्स से दो उठा के, दो हिस्ट्री से, आपको लगा यार कहीं पढ़े ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप आगे के सवाल में जा नहीं पाते हैं और आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 तरह के सवाल हैं, पहला इजी, दूसरा मीडियम, तीसरा मॉडरेट, चौथा टफ और 5वां रैंडम, जिसको कि छोड़ना होता है एग्जाम में, ठीक है। देखते हो टेस्ट मैच, राहुल द्रविड़ कैसे बॉल को छोड़ता था, जिस बॉल को आप टच नहीं कर सकते हैं ना, जिसमें आउट होने की पॉसिबिलिटी और रन रेट भी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड है टेस्ट मैच में, तो फिर अपना विकेट क्यों फेंकना, ठीक है। वहां पर उस बॉल को रोक लो और बाकी सवालों को बना दो, यानी टफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, इजी मीडियम मॉडरेट को टारगेट करो, ठीक है, और रैंडम सवालों के चक्कर में लाइफ मत खराब करो, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने बता दिया इजी और मॉडरेट सवाल मतलब जो इजी बुक में मिल जाए, पीवाईक्यू, लूसेंट, एनसीईआरटी और मेरे किसी भी क्विज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सोर्स बुक से बनाया जाता है, यानी कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो भाई आप इजी और मॉडरेट को सॉल्व कर जाओगे। अगर ये सवाल गलत हो रहे तो भैया रिजल्ट भूल जाओ, ठीक है। यानी कि जिसने भी 3 बार कम से कम लूसेंट नहीं पढ़ी है या एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है या 3 बार कम से कम कोई एक करंट अफेयर बुक नहीं पढ़ी है, तो भैया पीवाईक्यू नहीं पढ़ी है, तब तो भाई आपका हो गया काम, ठीक है। बाकी कुछ भी छपरी यूट्यूब वीडियोज बना, पापा मम्मी वीडियो देख लो, क्रैश कोर्स पढ़ लो या फिर कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास, सीधा आपको किताब पढ़नी है और किताब को 3 बार पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करना कि भाई सर मतलब वीडियो बना दो, तो आगे मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से किताब को पढ़ना है। चलो जो जो चाहिए कमेंट करते ना यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, साथ साथ कमेंट करो, बताओ कि सर क्या वीडियो बनाऊँ, मैं किस पे बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपको जो है यानी कि 53 से 54 सवाल आप जो है लगभग इजी और मॉडरेट था, जो कि आप बना सकते थे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो, ठीक है। अब आता है टफ। टफ सवाल इसलिए टफ है क्योंकि आपको पढ़ के नहीं सॉल्व होंगे, वहां पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। इसके मैं टेक्निक्स बताऊंगा भाई, ठीक है, ग्रुप में बने रहो और साथ साथ वीडियो में बने रहो, ठीक है, आगे सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके सुन लो, और ये सारे आपके काम की, मेरे काम की नहीं है, ठीक है, मैंने कर लिया, ठीक है, आप सबको करना है, ठीक है, आप सबके सपने पूरे होने चाहिए, ठीक है। यानी टफ का मतलब हो गया या तो आप स्किप करो या तो अपना ब्रेन यूज करके, लॉजिकल रीजनिंग यूज करके, कॉमन सेंस यूज करके इसको कर सकते हो। और ये कुल 13 सवाल थे, ठीक है, यानी 80 में 54 सवाल किताब से थे और 13 सवाल जो है इंटेलिजेंट गेसिंग करके, लॉजिकल रीजनिंग लगा के कर सकते थे। स्किप और रैंडम यानी जिसको टच नहीं करना, ठीक है, ये सवाल यानी याद ही नहीं आएगा आपको, दिमाग से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसमें से आता है 100% तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज स्किप करो, ठीक है। ये कुल सवाल 12 थे, यानी कि 80 में से 12 सवाल आपको छोड़ देने थे और लगभग जो है 68 सवाल आपको अटेम्प्ट करने थे। ये तो रहा लेखा जोखा, यानी बात करें तो सोर्स और नेचर मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा फास्ट है तो थोड़ा स्लो में देख लेना, अगर ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो उसको थोड़ा फास्ट करके सुन लेना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट होता है रियल, जिसको बोल सकते हैं रियल जेंट, ठीक है। अब मॉन्स्टर शुरू होता है जो आपके लिए आतंक बन के रहा है, ठीक है, किस तरह से प्रीलिम्स को हम क्लियर करें। भाई इस वीडियो को देख लेना, 100% आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, टेक्निक चेंज हो जाएगा और भाई आप आराम से क्लियर कर पाओगे एग्जाम को, पीटी को, 70वीं पीटी को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो सवाल में 150 सवाल आएगा, ठीक है, यानी कि पेपर में 150 सवाल आएगा, ठीक है, सबका अंक समान होगा। कॉपी मिलने पे यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलने पे देख लेना फटा तो नहीं है आगे पीछे कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सवाल में डिबेट होता है, हिंदी और अंग्रेजी में सवाल आते हैं, तो इंग्लिश सवाल को ही
बीपीएससी आयोग कंसिडर करेगी। ठीक है, अगर हिंदी में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर इंग्लिश में ठीक है तो इंग्लिश को देख लेना। यानी कि एग्जाम में दोनों प्रश्न पत्र को देखने की कोशिश करें जिसमें आपको डाउट हो रहा हो। ठीक है, हिंदी भी पढ़ लो और अंग्रेजी भी पढ़ लो। रोल नंबर ये सब अच्छे से भर देना भाई। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये सब आंसर जो बुकलेट होता है उसमें भर देना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो है काली या नीली स्याही से आपको रंगना है, उसको देख लेना आप। ठीक है, 3 पर 1 कटेगा, यानी 3 आपके सही सवाल हो जाएंगे। सॉरी, 1 सवाल आपका सही है और 3 सवाल गलत है तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 गलत सवाल पर 1 सही सवाल, खल्लास हो जाएगा। ठीक है, और भाई लास्ट में कॉमेडी है बट इसको समझना, अपना उत्तर पत्रक वीक्षक को देना तभी तो चेक होगा, घर लेके नहीं आ जाना है। ठीक है, इट्स ऑन लाइटर नोट। ठीक है, बट ये ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम प्रेशर में सब चीज़ें होती है बट आपको ये ध्यान रखनी है। एक बार फिर से इसको पढ़ लेना प्रिंट आउट करा के, ये कोई नहीं बताता बट मैं बताया हूँ, इसको हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन हमारा टॉपिक था, किस तरह से जो है एग्जाम में सर सवालों को सॉल्व करें। और 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का सेट ए का सवाल होता है शुरू। पहला सवाल, 5G मोबाइल संचार नेटवर्क में कौन सी जो है तकनीक लाई जाएगी। ठीक है, आपने ऑप्शन देखा इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइस। देखो हमने ऊपर कैटेगरी बाता है, ये सवाल है मॉडरेट और ये सवाल किताब पढ़ के नहीं होगा सॉल्व, इसमें आपको लगाना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंट गेसिंग और कॉमन सेंस। इसको घर पे रख के नहीं जाना, एग्जाम में लेके जाना है। ठीक है, अब देखो भाई कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप कैसे कर सकते हो कि इसको किस में यूज किया जा सकता है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा है कि नई टेक्नोलॉजी है तो कुछ में भी यूज हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को अभी पूरी तरह से यूज नहीं किया गया तो आप कैसे गारंटी दे सकते हो। इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सवालों में लिख लेना, नोट्स बना लो कि भाई ऑल ऑफ द एबव सही होता है। ठीक है, यानी जो भी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर यूज पूछेगा लगभग सब हो सकता है। मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ बट मोर देन 90% केसेज में एसएनटी यूज जो है 100% होता है। तो ऑल ऑफ द एबव मार देना एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो चलो, बट ऐसे एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये पढ़ के सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, इंटेलिजेंट गेसिंग का। ठीक है, कोई किताब में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बस टेक्नोलॉजी का ये है कि हर जगह यूज हो सकता है, आप नहीं जानते। ठीक है, चलो दूसरा है, ये पूरा किताबी ज्ञान है। ठीक है, अगर करंट अफेयर आपने पढ़ा है, आपको याद रहता है तब ठीक है, वरना यहाँ पर भी काम आपका खराब हो सकता है, बट फिर भी देखते हैं। बट इसमें एक लॉजिक देखो क्या है कि अगर एक भी पता है, जैसे सपोज दैट ए का 2 है या ए का 3 है। ठीक है, बी का 1, सी का 4, डी का 3, इसमें जो है 2 आपको कम से कम पता होना चाहिए, जो बहुत न्यूज में रहा है। आर्टेमिस बहुत न्यूज में रहा है, ये जो है नासा का है। कैसिनी ह्यूगेंस भी जो है ये शनि के लिए है। ठीक है, जूनो बृहस्पति के लिए है और वेरिटस शुक्र के लिए है। ठीक है, आर्टेमिस क्या हो रहा है, चंद्रमा और मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक जाएगा, ये इस पर नासा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रूटीन बुक में है, हर जगह है, करंट अफेयर में 2 से 3 साल में, तो ये इजी क्वेश्चन और मीडियम में ही माना जाएगा, यानी ये भी डुएबल था। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता उसका नोट्स बना लेना कि कैसी ह्यूगेंस किसका है, तो शनि का अगली बार आ सकता है। सिंगल में क्या आर्टेमिस किसके लिए यूज होता है भाई, तो मंगल के लिए, चंद्रमा से मंगल तक के लिए। वेरिटस किसके लिए होता है, तो वीनस के लिए हो गया। ठीक है, तो इसको बना लेना, याद कर लेना, ये मस्ट है, VVI है। अब अगला रह जाओ, ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, अगर आपको नहीं कुछ भी पता है, आपको सपना नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको याद नहीं है तो इसको छोड़ देना है, बट अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इसको याद कर लो, अगले वाला एग्जाम में आ सकता है। देखो मोहायर क्या है, अंगोरा बकरी के लिए है। डाउन क्या है, बत्तख और गीज के पंख के लिए है। क्वायर क्या है, नारियल का पौधा, यही इसमें हिंट था एक। ठीक है, बी का 1 एक हिंट था, तो यानी कि सी और डी में से आप एलिमिनेट भी करते तो ए और बी को कट कर देना था, सी और डी में जाना था। ठीक है, ये हो गया आपका लीनियन हो गया, सन का पौधा, और क्वायर हो गया नारियल का पौधा। इसको स्किप करता है एग्जाम में, और करना आप लोग भी। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ भी हिट नहीं कर रहा तो अगर याद है तो ठीक है, वरना स्किप करो, टाइम बचेगा, अगले सवाल में जाओगे। निगेटिव भी है तो इसको भी ध्यान रखना है। चलो अब ये आ जाओ, ये भी सवाल बहुत टफ एग्जाम मोड में, इसको भी स्किप करने की श्रेणी में रखा जाए, बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप नोट्स बना लो। टेनियासिस क्या है, एक टेनियासिस आंतों का संक्रमण है, इंटेस्टाइन पे अटैक करता है। अगली बार आ सकता है एग्जाम में बीपीएससी के PYQ से। कैसे बनेगा सवाल कि टेनियासिस किसका संक्रमण है, तो आंतों का है। कितनी प्रजाति होती है, 3 होती है, टेनिया सोलियम, टेनिया सगनीटा और टेनिया एसिटिका। और मस्तिष्क में जब ये सिस्ट डेवलप हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरोसिस्टकोसिस कहते हैं। ठीक है, NCC कहते हैं। तो ये दोनों आप नोट्स बना लेना, इसमें स्किप करने वाली सवाल थी, बट इसको नोट्स बना लो, पता चला फ्यूचर में एग्जाम में आ जाए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का परिजीवी संक्रमण है, यह एक जो है टेवर्म टेनिया सोसियम के कारण होता है, यानी कुल मिला के वही है। न्यूरोसिस्टोसिस मतलब माइंड में होता है, यानी ब्रेन में, और ये जो होता है आंतों में अटैक करता है, टेनियासिस। ठीक है,
चलो, ये दोनों सवाल स्किप करना था एग्जाम में, और ये दोनों सवाल आपको हर हाल में सॉल्व करना था, ठीक है, एक लॉजिकल और एक याद करके। अगला आ जाओ, कंप्यूटर की भाषा कौन है? ये बहुत कॉमन सेंस का सवाल है और पहले किताब में भी है। देखो, जावा के बारे में सबको पता है, जावा सी प्लस प्लस सब कोई जानता है, ठीक है, कि ये लैंग्वेज है कंप्यूटर का। इसके बाद आपको पता नहीं होगा कोबरा, पाइथन और स्क्वेरल का, ठीक है। देखो, हम फिर से बता रहे, साइंस एंड टेक और जो भी इस तरह के सवाल है फ्यूचर टेक्नोलॉजी का यूज होने वाले, यानी फोर्थ ईयर रिलेटेड जो भी सवाल है, उसमें ये मान के चलो कि पॉसिबिलिटी वाली सारी चीज़ें होती है, प्लस जो स्टेटमेंट हो सारे से हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक हम ये लगाते हैं कि पहला 4 तो सही है, जावा तो सही है, तो देखो 4 किस किस में है, तो एक में नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे, ये तो होगा ही नहीं, जब 4 तो मस्ट है जावा। उसके बाद सी में भी बोल रहा है केवल 1 2 3, यानी 4 यहाँ भी नहीं है, तो अब तो हमारा सीधा 50-50 हो गया चांस, या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। और जब भी इस तरह के रिस्क लिया जाए तो ऑल ऑफ द अबव में लेना रिस्क, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, ठीक है। नोट डाउन, अगर आपको एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन बच रहा है और ऑल ऑफ द अबव उसमें है, तो आप रिस्क अगर लेना चाहते हो तो डी के साथ जाना, यानी डी मनी इन द सेंस ऑल ऑफ द अबव जो भी ऑप्शंस रहेगा उसके साथ जाना। कभी कभी क्या तो ऑल ऑफ द अबव सी में भी दे सकता ऑप्शन, तो ऑल ऑफ द अबव को ढूंढना और मार देना, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो लिख भी लो नोट डाउन में, कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल लैंग्वेज है, आगे आ सकता है कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल क्या है, तो कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। चलो, अगला चैट जीपीटी, ये बहुत ही इजी और टफ दोनों सवाल, अगर जिसको याद है उसको इजी है, जिसको नहीं याद है उसको टफ है। जीपीटी का फॉल फॉर्म होता है चैट जीपीटी का कि जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, याद है तो बहुत इजी है, नहीं तो एग्जाम में इसको करोगे स्किप, ठीक है। चलो, अब आ जाओगे जीभ के स्वाद नहीं है, इसमें जानते हो सवाल कुछ नहीं था, इसमें एग्जामिनर यही चाह रहा था कि आप सवाल को सही से पढ़ें, ठीक है। जब आप सवाल को सही से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो और एक लर्निंग लिख लो, क्या लर्निंग लिखोगे? सवाल को एग्जाम में सही से पढ़ना। देखो, ये सिंगल वीडियो लंबी वीडियो है, लेकिन ये यूट्यूब के इतिहास में बीपीएससी का इससे 360 डिग्री एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो बीपीएससी ड्रीमर्स को, ठीक है। आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो इसको भाई कम से कम आप जो है सब्सक्राइब करो और शेयर करके कम से कम जो है इस वीडियो का जो अल्टीमेट मोटिव है कि जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जॉब में हैं या फिर कहीं हैं, ठीक है, जो एजुकेशन एफर्ट नहीं कर पा रहे फाइनेंशियली या जिनके पास टाइम नहीं है, वो घर बैठे भी एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं बाय द टॉपर गाइडेंस। तो भाई इसका फ़ायदा उठाओ। अगर पीवाईक्यू एनालिसिस आपने सीख लिया ना, तो आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सवाल कैसे पढ़ना है, किताब कैसे पढ़ना है, सॉल्व कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है। तो भैया एक वीडियो में इतना चीज़ें सीख रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जीभ का स्वाद कौन कौन नहीं है? अगर आपने सवाल अच्छे से पढ़ लिया आंसर हो जाएगा। मीठा जीभ का स्वाद है, हाँ तो है भाई, तो एक तो है, तो एक वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। देख रहे हो कितना ईजी है भाई? देख रहा विनोद कितना आसान है क्या? अगर आपको एक ऑप्शन सीधा कट रहा है, मीठा तो है ना, ये पूछा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि जीभ का स्वाद कौन कौन है, ये पूछ रहा है कि जीभ का स्वाद कौन कौन नहीं है। और यहाँ पे नहीं में मतलब कि मीठा तो है, तो पहला कट, दूसरा कट हो गया। अब दूसरा है कड़वा, कड़वा भी होता है, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं कड़वा लगता है, तो कड़वा 2 ऑप्शन है, तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या है कि नमकीन, बिल्कुल नमकीन चीजें खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं तो नमकीन फील होता है, तो तीसरा भी खत्म। अब बताओ भाई कितना आसान क्वेश्चन था। हम अब बाकी ऑप्शंस भी नहीं हम पढ़ेंगे, सीधा मारेंगे सी। क्यों? तो ये हुआ हमारा टेक्निक। इसमें 2 चीज था, पहला था क्या, ध्यान से लिखते जाना, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, हैक्स किस तरह से आप एग्जाम को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सवाल को सही से पढ़ना है, ठीक है, सवाल को सही से पढ़ना। जिसने सवाल गलत पढ़ा होगा, जिसने पढ़ लिया होगा कि कौन कौन है, तो वो मार देगा, पहला मार देगा, तीसरा मार देगा, चौथा कुछ भी मार देगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा नहीं है, ठीक है, ये तब तो है मीठा कड़वा नमकीन, ऑप्शन में तीनों कट कर दिया भैया, ये निकल के आ गया बाहर खुद से कि भाई मेरे को सिलेक्ट कर लो भाई, मैं सही हूँ 4 और 7। अगला सवाल आ जाओ, कौन से जोड़े सही सुमेलित है? ये जरूर पढ़ना, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है सही सुमेलित है। और ये सवाल टफ है एग्जाम हॉल में, क्योंकि इतनी चीजें कौन टर्मिनोलॉजी याद करेगा। तो मैं करूंगा स्किप, और आप भी कर देना स्किप एग्जाम में अगर इस तरह का नहीं आता। क्योंकि क्यों स्किप करना है? निगेटिव मार्किंग बचाना, और दूसरा की टाइम बचाना, अगले सवाल पे जाके अपनी एनर्जी लगाना। और तीसरा क्या है, नहीं आएगा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि हमको कुछ नहीं आ रहा, अगले सवाल भी इजी वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे धोनी से आपने सीखा होगा ना कि अगर 2 ओवर बचे हैं, ठीक है,
और बढ़िया बॉलर है और रन 6 रन चाहिए, तो अगर बॉलर बहुत बढ़िया गए उसको रोक लेंगे, अगले ओवर में मार लेंगे, ठीक है। अल्टीमेट जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, एनोरॉक्सिया क्या है, इससे नोट्स बना लो। इस तरह के सवालों में क्या करो, इस तरह के सवालों में क्या करो कि नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स क्या बनाओगे, नोट्स ऐसे बनाओगे। इंसोमेनिया क्या है, नींद संबंधी विकार। एनोरेक्सिया क्या है, खाने का विकार। डिस्पिनिया क्या है, सांस की तकलीफ। एंसोमेनिया क्या है, गंध की आंशिक। अब देखो इससे सवाल कैसे बनेगा, 70वीं में दे देगा कि सांस की तकलीफ है, पहला एनोरेक्सिया, इंसोमेनिया, डिस्पिनिया, इंसोमेनिया। तो इस तरह में आपको याद रहेगा कि डिस्पिनिया जो है सांस की तकलीफ है। खाने का विकार पूछेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। नींद संबंधी पूछेगा, इंसोमेनिया हो जाएगा। आपको याद भी करवा दे रहा हो भाई। इंसोमेनिया में क्या हो जाएगा, एनोस्मिया में क्या होगा, गंध की आंशिक और पूर्ण हानि, ठीक है। चलो, अगला जो ब्रह्मांड में पल्सर क्या, देखो ये तो पाप है। अगर आपने ये किताब से अगर चीजें आई है, सीधा पीवाईक्यू से आ गई है, ये एनसीईआरटी में लिखी है, लूसेंट में लिखी है, और आपको नहीं पता है पल्सर क्या, पल्सर इज मूविंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ठीक है, घूमते न्यूट्रॉन तारे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा ज्ञान है किताबी। आता है तो ठीक, नहीं तो गए काम से आप, ठीक है। होता क्या है कि अत्यधिक मात्रा में अगर द्रव्यमान एक जगह, ठीक है, एक जगह पे केंद्रित हो जाता है तो वो चंद्रशेखर सीमा को क्रॉस कर जाता है, जो कि 1.4 ms होता है, ठीक है। चलो, अगला सवाल क्या है, ये रट्टा ज्ञान है और रैंडम है, तो इसको छोड़ सकते हैं या तो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो सीधा स्किप कीजिए। प्रयोगशाला में विकसित हीरे, यानी जो प्रयोगशाला में हीरा एलजीडी बनाया जा रहा है, उसके हीरे के बीच में किसका उपयोग किया जाता है, और आंसर है ग्रेफाइट, ठीक है। दो तरह से हीरे बनाए जाते हैं, HPST मेथड और CVD मेथड, ठीक है। रट्टा ज्ञान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें कुछ नहीं होता। ग्रेफाइट को जो बीज होता है हीरा का, प्लस CO2 गैस के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है प्रयोगशाला में, और फिर जो है ये आपको आर्टिफिशियल हीरा बनता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, स्किप करो और अटेम्प्ट करो। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो स्किप करो और यहाँ पे नोट्स बना लो कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे में ग्रेफाइट का यूज होता है, जो कि LGD मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। चलो भाई, अगला भी रट्टा ज्ञान है, तो स्किप करो। ये दोनों सवाल वही, आता है तो ठीक, नहीं तो सीधा छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, गलत हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग होता है, फाइबर का नाम है केवलर, ठीक है। और केवलर किस तरह का, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये पॉलीमर है किसका, पॉलीमाइड का है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, इसमें सीधा नोट्स बना लो। इस तरह के एग्जाम में सवाल सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करना, गलत ही होगा, गलत ही होगा, गलत ही होगा, ठीक है। रट्टा ज्ञान है तो ठीक है, वरना निकलो बाहर, ठीक है। बहुत सवाल मिलेंगे बनाने के लिए। अगला है HMX का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। इसमें देखो कभी भी इसका लॉजिक क्या, पहले तो इसको स्किप करो एग्जाम में, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फुल फॉर्म वाला में एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पढ़ते हिट हो रहा है तब ठीक है, वरना गलत ही होगा। तो अगर मैं इस सवाल को पढ़ूं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इतना कौन डीप याद करता है भाई, इतना फुल फॉर्म है दुनिया में, 5 लाख 10 लाख फुल फॉर्म बने हुए हैं, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी का 1000 होगा, ऊपर ही होगा 1 लाख, तो कितना याद करोगे, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे वेस्ट। इसमें एक क्या था लॉजिक, अगर आप हर हाल में करना चाहते हो, कीड़ा ही है, तो कीड़ा को कैसे दूर करोगे कि देखो कभी फुल फॉर्म नॉर्मली एक एग्जाम में एक सवाल में एक ही का पूछेगा, ऐसा तो नहीं कि 4 का पूछेगा खुद कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ एक हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। यानी इसका नोट्स बना लोगे, HMX का पूर्ण रूप होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है। चलो, आई होप सो अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग, ठीक है। चलो, अब आ जाओ करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने एक ही राम बांध दिया। देखो, करंट अफेयर में हर साल 30 सवाल आता है। अब कोई भी किताब पढ़ लोगे ना, 10 किताब मिला के, तो 20 से 22 हो जाए, वही सही है, अगर आपका दिन अच्छा है तो। नहीं तो 10 15, 10 मिनिमम और मैक्सिमम 16 17 जाते जाते दम तोड़ देता है, ठीक है आदमी। तो इतना ज्यादा मत, या तो किसी का करंट में 25 आएगा तो समझ लो कि वो बाकी कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी जगह जाके वो जो है बस उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो कि बैलेंस पढ़ लो, एक किताब को 2 से 3 बार पढ़ लो, अगर जितना आए उसमें से तो ठीक है, नहीं आया तो हाथ जोड़ लो, स्किप कर जाओ। इसमें करंट अफेयर का है तो ह्यूमनॉइड रोबोट टेस्ला का ऑप्टिमस था उस समय के टाइम में, ठीक है। ये देखो स्टैटिक किताब है, बेसिक लूसेंट में, एनसीईआरटी में, गूगल सर्च कहीं भी मिल जाएगा। मैनहट्टन परियोजना क्या है, न्यूज में भी था, आइवन हावर करके जो है एक मूवी आई थी हॉलीवुड के अभी हाल में, तो उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा था कि ये परमाणु बम बनाने से था कि वर्ल्ड वार जब सेकंड हुआ तो अमेरिका ने कनाडा के साथ मिलकर एटॉमिक वेपन्स बनाया, और उसके एटॉमिक वेपन्स बनाने का जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था मैनहट्टन, यानी कि अनुसंधान और विकास उपक्रम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रूटीन में है, ठीक है, यानी मीडियम बोल सकते हैं इसको, पता होना चाहिए, ठीक है, लोग बनाए होंगे इसको। अब देखो ये पूरा लूसेंट किताब से एनसीईआरटी का PDF में आप कहीं भी देखोगे ना, ऑप्टिक जो
आप जो है ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें प्रकाश के बारे में जब पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण पर कंडीशन रहती है उत्तल दर्पण में कि भाई फोकस पर होगा तो किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर कर्वेचर पे होगा तो कब कैसा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडविन में होगा तो कैसा बनेगा, और बियॉन्ड हो जाएगा कर्वेचर से तो कैसे बनेगा। तो ये सब याद कर लेना जाके। नॉर्मली बार बार पूछ रहा है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, याद रखना अवतल और उत्तल में से बार बार पूछ रहा है तो जाके पढ़ लेना। सवाल के हिसाब से उत्तर वक्रता के केंद्र पर होगा, क्योंकि पूछा कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर कब बनेगी। उत्तल दर्पण नहीं अवतल दर्पण में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण अच्छा से पढ़ना और ऑप्शन सही से पढ़ना एग्जाम में। और ये सब सवाल गलत ही होने चाहिए, किताबी ज्ञान है, दूसरा लोग बनाएगा और आप नहीं बनाओगे, फेल होना तय है, ठीक है। चलो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, बहुत बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, किताबी ज्ञान में भी हर जगह है। इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, एक सेल है। अब सेल क्या करेगा, कन्वर्ट करता है, क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी को जो है अब्जॉर्ब करेगा और उसको बाद में क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। बस सिंपल है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिसिटी में इसको ट्रांसफर कर देगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा को थोड़ी पड़ेगा, सेल है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, नाम ही से स्पष्ट है, ठीक है। चलो, ये भी किताबी ज्ञान है। विलयन और विलायक के प्रति का आयतन या प्रति का द्रव्यमान पर उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। ये हो गया विलयन की सांद्रता, ठीक है। किताबी ज्ञान रिवीजन करो लूसेंट और एनसीईआरटी का, ठीक है, 9-10 एनसीईआरटी या तो लूसेंट, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो प्राण पखेरु उड़ेंगे, बचेंगे नहीं, ठीक है, याद रखना। और यही सब सवालों से रिजल्ट आता, आपको लग रहा होगा ना ऊपर वाले सवाल छूट गए 2-4 उससे नहीं आता, किसी को नहीं पता होता भाई, इतना बना लो बहुत है, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि 60% प्लस नॉर्मली पिछली बार गया, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 105, 70% निगेटिव मार्किंग में है, तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ जो कट ऑफ रेंज होगी लगभग। बाकी तो लाने के लिए लोग 120-25 भी लाते हैं, बट एक कट ऑफ रेंज 105 प्लस है तो आप सेफर जोन में होंगे, किसी तरह का पेपर आ जाए, ठीक है। टफ तो आएगा ही, नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है मॉडरेट आएगा, तो इतना में 105 प्लस बहुत होता है, 70% प्लस मार्क्स, तो 70 प्लस के लिए भी फिर भी आप 40 से 35 सवाल जो है गलत कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इतना लग्जरी आपके पास है। सो एनेक्सियस नहीं होना, वाइजली चूज करना है। देखो क्या है इस एग्जाम में, वाइजली चूज करना है, अप्लाई करना नॉलेज, स्किप करना अगर नहीं आता तो, जितना कर सकते हो जल्दी जल्दी ये सब काम उतना जल्दी करना, रुकना नहीं है। रुक गए तो आपको भाई फिर क्या करेगा, अजंता मेंडिस का नाम सुना होगा ना, एक सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ जब रुकना शुरू कर दो स्पिन के सामने ना, तो फिर आपको क्या करेगा, वो फंसाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, गुगली में नहीं फंसना है, निकलते चला जाना, ठीक है। बॉल को सीधा सीधा खेलना है और जो बॉल हार्ड आए, बाउंसर आए, गुगली आए, उसको डिफेंस करना और बाउंसर आए उसको छोड़ देना, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेटिंग, बट तो हर तरह के गेम के ऊपर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल बुक का नॉलेज है, बिलियन की सांद्रता। अब तक आप जो है देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल बीपीएससी ड्रीमर्स, और आप टॉपर गाइडेंस का सीधा लाभ उठा रहे हैं, जो कि फ्री गाइडेंस है, क्वालिटेटिव गाइडेंस है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, बीपीएससी ड्रीमर्स के नाम से है, जिसमें कि आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ जो है 360 डिग्री पार्ट 2 जो है आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वो बता देना आप लोग, तभी हम लेके आएंगे। इसमें पार्ट ए 1 से 80 क्वेश्चन का हम जो है 360 डिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। आप सभी का दोबारा स्वागत है। चलो, कोविड टीकाएं प्रतिक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं। देखो इस तरह के सवाल बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। एग्जाम माहौल में तो और दिमाग खराब रहता तो समझो कि काम ही नहीं करता। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आइदर स्किप करना है, आइदर लॉजिकल गेसिंग से इस्तेमाल कर सकते हो अपने लक को, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अब देखो इसमें है, देखो दिमाग कैसे लगाना है। सवाल यह है कि जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश कराएंगे, इंजेक्ट कराएंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा। अब एक चीज बताओ, ऐसा कोई भी वायरस है जो हानि रहित है, साइड इफेक्ट नहीं होगा, हानि रहित टुकड़ा बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बॉडी में कुछ भी जाए आर्टिफिशियल जो लैब मेड है, लेबोरेटरी मेड है, और वो बिल्कुल जो है हानि रहित होते, तो बिल्कुल ही गले पे नहीं उतारा, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। एक वास्तविक वायरस कैसे मिलेगा जब आपको ओरिजिनल वायरस कोई SARS-CoV-2 का थोड़ी है, वो तो जो भी है वो म्यूटेटेड वायरस है या तो फिर जो छिन्न वायरस है, ठीक है। तो जीवित छिन्न हो सकता है या तो एंटीबॉडी प्रवेश कराएगा। तो इसमें ऑप्शन ए और डी में अगर ज्यादा जाए तो एग्जामिनर ने ये माना है और इसी को आंसर माना जाएगा, जीवित छिन्न SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश कराएगा। ये करने का मतलब है कि आप लॉजिकल सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं तो एग्जाम में बोलूंगा, आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे लॉजिक आप लगा रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है।
अगर लगाना भी है तो आप ए और डी में लगा सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप करो। मैं तो इसको स्किप करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो फिर ये वाला मेथड देख लेना। चलो आ जाओ, ये भी बहुत कॉमन सेंस का सवाल था। पूछा है कि बिजली का कुचालक कौन है। देखो यहाँ पे सवाल को सही से पढ़ना था, इसमें क्या क्या किक है। नंबर 1 सवाल को सही से पढ़ना था। दूसरा पूछा है कि ऑप्शंस को सही से पढ़ना। कुचालक का मतलब होता है कि जो कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर का मतलब होता है जिस सॉल्यूशन से या जिस लिक्विड से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं करे, ठीक है। अब देखो नमकीन पानी है, ध्यान से देखो, पानी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करती है, यानी कि ये कंडक्टर है। तो नमकीन पानी रहेगा तो ऑलरेडी उसमें एसिड मिल गया, ठीक है, एसिड प्लस वाटर हो गया। तो एसिड और वाटर तो और खतरनाक करेगा भाई, तो कैसे होगा नमकीन पानी नहीं होगा, ये तो सुचालक हो गया। पूछ रहा है कुचालक, तो पहला गलत। संतरे का रस, जूस में भी है वाटर प्लस हो एसिड, ये भी गलत। नींबू का रस में सेम। तो भाई सिंपल है, पानी ही तो है तीनों, और पानी में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो कुचालक कैसे होगा जब तीनों कट गया। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल था, बिल्कुल कॉमन सेंस था, इसमें कोई दिमाग, जिसके पास दिमाग होगा वही होगा। आप याद करके इसको नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप स्टक कर जाओगे, ज्यादा सोचोगे खराब हो जाएगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वाटर का कॉन्सेप्ट था कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो भाई सिंपल है, ये तीनों से भी फ्लो होगा। चलो, ये लूसेंट किताबी ज्ञान अगर नहीं पढ़े हो तो सही में नारियल फोड़ो माथे पे जाके अपना, ठीक है, और अपने आप को कोसो। रियल में कोसने वाला अगर बात हो तो ये सब सवालों में कोसना पड़ता है कि भाई पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते, सब लोग सही कर लिया, मैं बेवकूफ बन गया। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोजा था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ये बहुत इजी है, रूटीन बुक में भर भर के पढ़ा है एनसीईआरटी और लूसेंट में, ठीक है। चलो, मेंडल को इस तरह से काट सकते थे, मेंडल का जीन का फादर था, ठीक है। और अब थोड़ा सा डिटेल बात करें, जेम्स वाटसन और क्रिक को मिला था 53 में नोबेल प्राइज, ठीक है। 53 में, सॉरी, जो है 1962 में जो है नोबेल प्राइज मिला था। 1953 में इन्होंने खोजा था डबल स्ट्रक्चर। अगला आ जाओ, कॉमन सेंस प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु, यानी दो वस्तु है जिनका जो है द्रव्यमान जो है यानी मास अलग अलग है, ठीक है, और उनको एक जो है इंडिपेंडेंट रूप से जो है चंद्रमा की सतह पे गिराते हैं। कहाँ पे गिरा रहे हैं? सरफेस ऑन मून, मून सरफेस पे। तो क्या होगा? देखो इसमें हाइट और टाइम नहीं दिया, हाइट और टाइम देता तो देखा जाता उसी हिसाब से। यहाँ पे मतलब सिंपल मान रहा है कि वेलोसिटी उसका जो है सेम होगा, ठीक है। क्यों समान होगा वेलोसिटी? अगर एक साथ स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण समान होता है, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वहां पे क्या होगा, सेम होगा, और इस वजह से वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना था, बट ठीक है, अच्छा सवाल था। टफ कर सकते इसको, सही भी हो सकता, नहीं भी सही हो सकता, बट यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि या तो आप ऑप्शन जो है यहाँ पर एक पे जाओ या तो सी पे जाओ। जड़त्व और इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। चलो अगला जाओ, ये भी क्वेश्चन अगला जो है स्किप करने वाला सवाल है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज यहाँ पे हम सॉल्व कराते हैं वेक्टर टी के प्रतिरोधक को कैसे काम करते हैं। देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट में इसको ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। किसी कमजोर निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, इसके चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर में हमने पढ़ा कि छीन करा के वायरस को इंजेक्ट करता है कोविड-2 का। अब देखो कि शरीर में रोग जनकों पे सीधा हमला थोड़ी भाई कंट्री के बीच में हो रहा है, सैन्य आर्मी थोड़ी अटैक हो रहा है कि भाई चलो भाई सामने सामने हम लड़ लेंगे। ये बॉडी पर डायरेक्ट कोई थोड़ी कर सकता, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। शरीर पर रोग जनों पर सीधे हमला करके नष्ट कर देगा। और वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखे, बिल्कुल, ठीक है, ये चांसेज है। यहाँ भी बोल रहा सीधे कोशिका में प्रवेश करेगा और जाके फिर प्रोटीन बना के उनको कंप्लीट हटा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वर्ड्स आपको देखना हो, सीधे जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड है, इसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम वर्ड। जैसे एग्जाम में आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बोल दिया कि पूरे विश्व में हर जगह जो है हर तरह के पौधे और खाने पाए जाते हैं, खाना खाया जाता है। ऐसा हो सकता है क्या कि हर एरिया में हर चीज एक ही तरह की होगी, पूरे विश्व में एक ही तरह के पोशाक लोग पहनते हैं? ऐसा हो सकता है क्या? क्लाइमेट के हिसाब से एक ही तरह के खाना खाते, एक ही तरह से खेती होती है, ऐसा हो सकता है? बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इस तरह का कभी भी चीज होता है ना, कभी भी जो सवाल आते हैं या जो वर्ड्स आते हैं उसको देखना, यहाँ पे वर्ड सीधे जो है एक्सट्रीम वर्ड है, आंसर सी हो जाएगा। एग्जाम में स्किप करोगे। अब देखो यहाँ पे आओ, लगातार नई परत जोड़ने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? समुद्र तल का फैलाव। ये बहुत बेसिक है, लूसेंट में, ज्योग्राफी में 11th का एनसीईआरटी में, ठीक है, और कहीं भी आप पढ़ोगे लूसेंट में भी है। इसमें क्या होता है कि 1960 में हेनरी हेस ने कहा था कि भाई लगातार जो पढ़ते हो, लगातार नहीं पढ़ते, उसको क्या बोलते हैं? समुद्र तल का फैलाव, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश। चलो अगला आ जाओ,
ये भी प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत का है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इसको भी बोलते हैं, सीधा लूसेंट के बुक में एनसीईआरटी में है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आंसर है। अब mRNA का विस्तारित रूप क्या है? ये बायो का सिंपल बेसिक किसी भी बुक में है। ठीक है, ये न्यूज में भी रहा था क्योंकि जब कोविड वायरस जो आया था उसकी वजह से। इसका फुल फॉर्म होता है आरएनए का जो है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखो यहाँ पे सब लोग यूट्यूब में जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा कि आरएनए का तो फुल फॉर्म ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए का क्या होता है, इसको जाके कमेंट करना। और डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है, ये भी बताना। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? देखो इसमें सिंपल है, 3 ऑप्शन दिया, ट्रांसफार्मर, चोक कुंडली और डायनेमो। चोक कुंडली का काम क्या है कि जो एसी करंट है उसकी जो प्रबलता है ना, उसको कम करता है ये। ठीक है, डायनेमो क्या करता है, एसी करंट को उत्पन्न करता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये कुछ उत्पन्न नहीं करता है, कोई भी चीज जनरेट नहीं करती है ट्रांसफार्मर सिर्फ क्या करती है कि जो एसी की जो है ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है उसको नष्ट नहीं होने देती, उसको एम्पलीफाई करते रहती है, उसको मतलब कि डाउन नहीं होने देती है। ठीक, तो ये कुल मिला के एसी करंट उत्पन्न करेगा। तो यह जनरेट करने की बात हो रही, जनरेट करता है डायनेमो। ठीक है, धारा घनत्व क्या होता है, सदिश की अदिश, लूसेंट और एनसीईआरटी में भर भर के दिया है। अभी भी जाके आप लोग तुरंत इसके बाद वीडियो के बाद या अभी रोक के आप लोग जो अपना देख लेना उसमें। ठीक है, कि कौन कौन सी राशियां सदिश और कौन कौन सी अदिश। एक सवाल हर बार आ रहा है बीपीएससी में, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये गलत होगा तो समझो बाकी लोग का सही होगा, अगर आपका गलत होता है तो। धारा घनत्व सदिश राशि और चालक माध्यम में किसी पृष्ठ पे लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा है। ठीक है, ये सब देख लेना, सदिश सदिश कौन कौन राशि है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवा जो बनता है उसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, बहुत टफ सवाल है एग्जाम मोड में। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आणविक लक्ष्य। गेस करना चाहते हो तो ये तो दोनों में करना, एग्जाम में स्किप करो। ठीक है, अब आ जाओ कि निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है। यहाँ पे धीमा करना है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। समांगी उत्प्रेरक का काम क्या है, समांगी उत्प्रेरक का काम होता है उस सेम कंडीशन में काम करती है। ठीक है, और ये एक से अधिक में काम करता है तो विषमांगी हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्लियर कट नहीं बता रहे कि कौन सी प्रतिक्रिया को धीमा करेगा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। एग्जाम में टफ है, स्किप करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से। चलो अगला आ जाओ। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन, देखो आंसर इसलिए कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि सर आप एग्जाम के बाद में बना रहे हैं इसको तो आप ऐसे सोच रहे, नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि अप्रोच आप डेवलप करो। ठीक है, ये स्किप करने के लिए भी, छोड़ने के लिए भी राहुल द्रविड़ टाइप का आपको डिटर्मिनेशन चाहिए। अदर प्लेयर बॉल को बाहर जाती हुई बॉलों को टच करते हैं और स्लिप में जाके विकेट कीपर के पीछे आउट होते हैं, लेकिन ये छोड़ने के लिए भी अभी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना, और वही मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट माइंड इट। ओके, चलो आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलती है, नॉर्मल है। तंत्रिका कहाँ मिलेगा, तंत्रिका तंत्र में, सीएनएस में मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब कॉमन बात है कि भाई देखो जो नर्वस सिस्टम है वो आपका ब्रेन और मेरुरज्जु में, बोन मैरो में है। अब ये दोनों चीज आपको देख रहे हो, ये कहाँ से जाके यकृत में मिलेगा, लीवर अंदर होता है, मस्तिष्क ऊपर रहता है, मेरुरज्जु पीछे होती है। अब यहाँ पे यकृत में अंदर कैसे मिलेगा, ये कॉमन सेंस है। पेट के अंदर जाके पूरे बॉडी के अंदर वाले सिस्टम में कहाँ से यकृत में मिलेगा, हृदय में। देखो भाई ये और कॉमेडी है, हृदय में कैसे नर्वस सिस्टम मिलेगा, सोच के देखो ना। दिमाग और हृदय का कोई मिले ना, दिल और दिमाग का है, जहां दिल काम करता हूँ दिमाग नहीं, जहां दिमाग का करता हूँ दिल नहीं। ठीक है, तो उतना तो शायरी वाले मोड में नहीं जाना है, बट यहाँ पे सीधा समझना है कि यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है। और सेंट्रल सीएनएस में जो है हृदय का कोई मतलब ही नहीं है, लीवर का भी मतलब नहीं है। तो कुल मिला के मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है दोनों मिलकर जो है सीएनएस बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें एक होता है प्रेरक और दूसरा होता है संवेदी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाके आप लोग नर्वस सिस्टम पढ़ लेना, नर्वस होके नहीं पढ़ना, खुश होके पढ़ना। ठीक है, चलो अब देखो ये सवाल है शिपवेक टूरिज्म, सुंची रिफ। रिफ का मतलब होता है ये जो आप कोरल रिफ देखते हो ना, अगर ये सी है और सी में जो है कोरल रिफ जो होता है, मूवी में देखो ना ब्लू है पानी पानी, खाली गाना देखते हो, इसमें जाके आप देखोगे जब नीचे जो है रिफ्स उसको मिलते हैं। ठीक है, तो उसको रिफ का नाम है सूची रिफ, एमिसॉल। ठीक है, एटॉल बोलते हैं, रिफ बोलते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं कोरल रिफ्स के, ये सब कोरल रिफ्स है। उसके बाद उसको बोलते हैं शॉल बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो है भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगे, गोवा के तट के बाहर लगा है। ठीक है, ये बहुत फैक्ट है भाई, इतना कोई याद नहीं रहता, याद है तो ठीक है, अदरवाइज हम स्किप कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखो शिपवेक टूरिज्म क्या होता है, वही होता है जहाज जो है डूब जाता है और उसके बाद जो मलबा मिलता है तो उसी को टूरिज्म के रूप में डेवलप करते हैं।
इट्स ऑल अबाउट दिस, तो ये देख लेना आप, ठीक है। अगला बार आ सकता है कि भाई सोने रीफ, एमी सॉल तथा जो है एक क्या नाम है यहाँ पे, ग्रांडे द्वीप, तो ये सब गोवा तट के बाहर में। एग्जाम इतना नहीं याद रहता भाई। अब देखो ये लॉजिक क्वेश्चन है G20 का। देखो G20 नाम से स्पष्ट है कि सर ये जो मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड की है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, सही जा रहे हो। अब आते हैं नंबर 1 ऑप्शन पे, 2 पे और 3 पे। इसको बहुत लॉजिकल देखना। G20 का हर बार मीटिंग होता है, खाली हम लोग क्या कहाँ होता है वो पढ़ लेते हैं, नहीं। अब बीपीएससी डिग कर रही है, डिटेल में जा रही है। G20 में 19 जो मेजर इकोनॉमी है वर्ल्ड के, इंडिया हो सकता है, जो आपके दिमाग में आ रहा, सब देश इसके मेंबर है। चाइना, ब्राज़ील, अमेरिका, यूके, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, सब है इनके मेंबर। तो भाई सब तो हो ही गए ना। चलो दूसरा बात, 2 यूनियन है, 19 + 2 यानी कि G20 में 21 हो गया। एक हो गया आपका यूरोपियन यूनियन और दूसरा आपका हो गया अफ्रीकन यूनियन जो अभी शामिल हुआ है। अब बताओ इतना लोग जब मिल जाएगा तो 2/3 जनसंख्या 66% नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। खाली इंडिया और चाइना ही मिलके भाई साहब जान ही रहे हो तहलका मचा रखे हैं। 16 और 17, 34% तो इंडिया और चाइना का है, और बाकी मेजर इकोनॉमी 17 बचे हैं। तो क्या आराम से 66 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो कमेंट करके बताना कि पूरे विश्व की आबादी अभी कितनी है। UNFPA के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो होता है ना, सॉरी यूनाइटेड नेशन जो है पॉपुलेशन जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से चाइना की कितनी पॉपुलेशन है करंट में और इंडिया की कितनी, ये लिख के बताना। रिसेंट डाटा जो अप्रैल में आया उसके हिसाब से, ठीक है। चलो देखते हैं कितना जानकारी है तुम लोग का। चलो ऑप्शन 3 पे आते हैं। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 2/3, बिल्कुल सही है। तो तीसरा सही है तो ऑटोमेटिक डी और ए खत्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, 2/3। 2/3 का मतलब, सॉरी 2/3 का मतलब हो जाएगा 100 × 2/3, हाँ 66, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं। अब देखो पहला है कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%। जब मेजर इकोनॉमी सब इसी में आ ही गया तो ऑटोमेटिक 85% चला जाएगा, ठीक है। मेन किसका इकोनॉमी में मेन मेजर रोल है आज की डेट में वर्ल्ड में? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, USA हो गया, ठीक है, ये सब मेजर कंट्री, यूरोपियन यूनियन हो गया। तो सब तो इसके मेंबर हैं ही G20 के, तो ऑटोमेटिक 85% जाएगा। और जब इतने लोग शामिल है तो सिर्फ 50% ही वर्ल्ड ट्रेड होगा। ये तो बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा बात। 2 बहुत ही लोअर स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला तो बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। सेकंड ज़्यादा मेजर है, ठीक है। सेकंड बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ना, बहुत छोटी बात तुमने की है। तो छोटे बच्चे हो क्या? तो छोटा बच्चा तो है नहीं G20, बड़ा बच्चा है ना। और छोटी बात नहीं करते भाई, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतनी छोटी बातें, ना ना ना, इतनी छोटी बातें नहीं होगी, ठीक है। तो मोर देन 50% मान लिया जाए, ठीक है। चलो अब देख लेना, सर्च करके बता देना भाई। इसको भी सर्च करके ग्रुप में डाल देना। पता नहीं ज़्यादा या कम, मेरे को लग रहा है ज़्यादा होगा, इस वजह से स्टेटमेंट ये गलत है। तो आप सर्च करके बताना, कमेंट करना यूट्यूब में इस वीडियो के नीचे कि वर्ल्ड ट्रेड में लगभग कितना % रोल है G20 मेंबर्स का। चलो ये टास्क रहा, ठीक है। एक चीज़ ये भी बताना, G20 का जो है चेयरपर्सन कौन अभी है, कौन सी कंट्री है, और G20 का चेयरमैन कौन है। अगर चेयरमैन नहीं है तो भाई कैसे बनता है, ये सब चीज़ें कमेंट करो, ठीक है। चलो अगला आते हैं। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह जो मुखिया मरा था हाल में, वो प्रेगजिन मिला था, बाद में इसने बीपीएससी ने इसको डिलीट किया। बहुत फैक्चुअल न्यूज़ था और लगभग सब लोगों ने सही किया होगा नॉर्मली, ठीक है। चलो जो भी है, ये तो भाई गलत हो गया तो डिलीटेड है। चलो हाँ, एक चीज लिखना, डिलीट का रीजन क्या लिखा था आयोग ने। आयोग का ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करो, बताओ कि क्या रीजन था कि इस सवाल को डिलीट किया गया था, ठीक है। आपको भी आइडिया लगे कि सवाल किस तरह से हटाए जाते हैं। चलो अब देखिए अगला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। लूसेंट का यार किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। बेइज्जती मत कराना, जाके देख लेना, कहीं भी किसी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अब देखो आप लोग सर्च करके बताना, विश्व बैंक कौन कौन 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट जारी करता है। इसे बहुत करता है बट 2 रिपोर्ट का नाम बताओ। और संयुक्त राष्ट्र महिला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा जारी करता है, यूएनडीपी कौन सा जारी करता है रिपोर्ट, ये सब लिख के बताओ। यूएनडीपी कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, किसके बारे में लिखना। विश्व बैंक कौन 2 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट जारी करता है, क्योंकि यूपीएससी ने विश्व बैंक के बारे में पूछा है, यूएनडीपी के बारे में पूछा, तो बीपीएससी अगला बार उसका खुद जो है स्वागत करेगी और आप लोगों से पूछेगी, चांसेज हैं। तो आप इसको जो है अच्छे से देख लेना। आर्थिक मंच कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है, विश्व बैंक कौन कौन करता है, IMF कौन कौन करता है, मैं लिख दे रहा हूँ, उसको बना लेना। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया जो आप देख ही रहे हो, यूनाइटेड नेशन जितना रिपोर्ट जारी करता है वो देख लेना, बहुत है भाई, ठीक है। WTO कौन कौन जारी करता है,
अंगटांड कौन कौन करता है भाई, इतना कितना लिख दूँ मैं? इतना बोलोगे सर बहुत हो गया, हम भी बोल देते हैं बहुत हो गया, छोड़ो, इतना कर लेना बहुत। लेकिन वर्ल्ड बैंक का और इसका लिख के बताओ, आईएमएफ का और यूएनडीपी कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है, नीचे कमेंट सेक्शन में। ये सब सवाल जो पूछा जाता है ना, कौन कितने दिन रहे नहीं रहे, ये सब चीज़ें जो है ना बहुत फालतू सवाल हम मानते हैं, और बाकी आप भी मानते होंगे। इतना एग्जाम में किसी को याद नहीं रहा कितने साल उन्होंने शासन किया, कितने आयु में उनकी देहांत हुई, ये सारी चीज़ें काफ़ी टफ है याद करना। तो एग्जाम में मैं इसको करूँगा स्किप, बाकी आपकी इच्छा, खुश होकर बनाओ, एग्जाम में फेल हो जाओ, ठीक है। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो, जितना ज़्यादा नाच नाच के बनाओगे मोर की तरह, ठीक है, उतना ज़्यादा फेल होने के चांसेस रहेंगे, तो देख लेना भाई, ठीक है। चलो, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का विषय क्या था, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, गौरव का मार्क। इसमें भी थांडी थांडी ग्यूट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, इसको खाली नोट्स बनाना, म्यांमार में, बाकी उस समय का था। कोई इंटेलिजेंट गेसिंग इसमें नहीं है, पूरा रिस्क है भाई, याद है तो ठीक है, नहीं तो बाकी गलत करके आओगे, मुंह बनाना बाद में एग्जाम के बाद, ठीक है। और ये सब सवालों को टिक मत करना, गलत ही होता है 100%, ठीक है। और जिसकी किस्मत खराब चल रही है ना, 1-2 नंबर वाले जो फेल हो रहे हैं, वो तो होश में ही रहना भाई, ये सब बनाने के पहले, ठीक है। कुछ सही नहीं होगा, केस मत करना, इंट्यूशन उन्ट्यूशन सब फालतू चीज़ें, ठीक है। चलो, कुछ पढ़ा है ना पहले से, तभी उसमें इंट्यूशन भी लगता है, ठीक है। चलो, व्हाइट हाउस के संबंध में बताओ कि क्या विचार करें। ये सवाल भी बहुत बकार नहीं, मतलब बेकार सवाल है, सॉरी। और व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया वेन्यू, ये गलत स्टेटमेंट है, 1600 है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर सवाल आता है तो ठीक है, वरना एकदम रैंडम सवाल है। व्हाइट हाउस के बारे में इतना डिटेल कौन पढ़ता है, ठीक है। आप जाके अपना सेंट्रल जो है संसद, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो बना था भारतीय जो संसद है, उनके बारे में जाके डिटेल पढ़ लेना। हो सकता है उस पर अगली बार आ जाए कि किन्होंने बनाया, कब बना, ठीक है, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, सब चीज़ें आप जाकर देख लेना एक बार, ठीक है। भारत मंडपम के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है, भारतीय संसद के बारे में भी पढ़ लेना, सारी चीज़ें आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलो, नेट मीटरिंग के बारे में क्या है, बहुत कॉमन दिमाग ला के बनाना। नेट मीटर, मीटर से तो समझते हैं ना, मीटर किसका बनता है, मीटर से क्या आता है, पहले मीटर होगा, मीटर से क्या बनेगा, बिल बनेगा, और क्या बनेगा मीटर से, ठीक है। तो मोटर कार में सीएनजी किट लगाना, ये नेट मीटरिंग थोड़ी होगा भाई, कहीं भी मीटरिंग का यूज नहीं है, ना नेट का यूज है। शहरी घरों में पानी के मीटर लगाना, हो सकता है, इसको भी होल्ड करो, ठीक है। एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली को ग्रिड में जोड़ेंगे, बिजली को श्रेय देता है, इसको भी होल्ड करेंगे, अभी हो सकता है, ये दोनों ठीक हो सकता है, क्योंकि ये तंत्र बोल रहा है, बिलिंग के बारे में बात किया, इसमें मीटर के बारे में बात किया, तो कीवर्ड देखो, नेट है और मीटर है, यूज हो रहा है, मीटर बिलिंग हो रहा है, ठीक है। घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक, इसमें भी कुछ खास यूज नहीं है इस तरह का चीज का। अब देखो, नाम से स्पष्ट है, इस तरह के सवालों में देखना कि जो सवाल में वर्ड लिखे हैं, आंसर में कौन सा वर्ड में उसका यूज हो रहा है, वो सही होता है, ठीक है। तो पहला हमने कट कर दिया। अब शहरों में घरों में पानी की मीटर, ठीक है, ये थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है। अगर एक छोटा स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है, और राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, अगर राम बहुत अच्छा लड़का की बात हो रही है, ऑटोमेटिक है कि वो चीजें ज्यादा जोर दे के बोली जा रही है, यानी उसके चांसेस ज्यादा है। बहुत अच्छा के अंदर ऑटोमेटिक अच्छा आ जाएगा। अब हम किसी को अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं ऑटोमेटिक उसमें अच्छा है पहले से ही, तो हम अच्छा को फिर क्यों उसको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर सीधा है कि एक सौर ऊर्जा प्रणाली जो कि ग्रिड में जोड़े गए बिजली का श्रेय देता, तो यही नेट मीटरिंग है, नाम से ये बिजली में मीटर होता है भाई, ये भी गांव घर में सुना होगा, सबके घरों में रहता है, शहर गांव हर जगह आज की डेट में मीटरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है, इस तरह के सवालों को बोलते हैं सिंबॉलिक सवाल, ठीक है, सवाल से आंसर को जोड़ना, ठीक है। रिस्की है, आप बोलोगे सर आप ऐसे कर रहे हो तो एग्जाम में ऐसे कैसे होगा, तो भाई रिस्क है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, नहीं तो भाई सब सवाल तो छोड़ोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसमें लगा सकते हो ऐसे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 21, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है भाई, जो आंसर को चुने। अब देखो, बहुत इजी सवाल है, इसलिए इजी है कि दो इजी इसमें ऑप्शन है, मैजेंटा और श्याम, ठीक है। मैजेंटा बहुत ज़्यादा रूटीन बुक में, लाल और नीला को जब आप मिलाते हो, रेड प्लस ब्लू, तो मैजेंटा बनता है, और श्याम जब बनाते हो आप रेड, रेड नहीं ग्रीन और प्लस ब्लू, तो बनेगा श्याम। जब ये दोनों बन जाएगा, ए का 2 और डी का 1, ए का 2 डी का 1, ये हो सकता है, ए का 2 डी का 1, ए का 2 तो है नहीं, ए का 3 है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। देखो कैसे काटा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ये तो सीधा कट हो गया ना। ए का 2, अगर आपको मैजेंटा से हमें एक भी पता है, तब भी आप 2 ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, 50-50 चांसेज आपका हो जाएगा,
आप सब याद करके मत करो, जैसे मेरे को मैजेंटा पता है तो लाल और नीला, तो ऑटोमेटिक ए का टू, ए का टू, 4 और 3 खत्म। देखो कितना ईजी है। एक और गलती से पता चल गया डी का 1, डी का 1, तो एग्जामिनर भी दिमाग लगाया कि बेटा मैजेंटा और श्याम भी तुमको पता रहेगा ना, तब भी आप जो है ऑप्शन तक नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा सा आपको और मेहनत करना। तो यहाँ पे तो लक फैक्टर अगर याद है तो ठीक है, वरना अगर हम तो अटेम्प्ट करना है, अगर आप 50-50 कर पा रहे हो तो उस सवाल को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है, और फिर आपकी किस्मत थोड़ा सा रोल प्ले कर देगी। सॉरी। अगला सवाल, गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पूर्वावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो टाइटन है। करंट अफेयर का सवाल है ये। सवाल बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं कि रैंडम सवाल है, जो एग्जामिनर जानबूझ कर टेस्ट करता है और आपको परेशान करने के लिए कि आप वहीं पे फंसे रहे 5 मिनट कम से कम, ताकि 5 सवाल आपका और छूट जाए। बैरेट एक प्रकार का टोपी है, ठीक है। एविएटर्स एक प्रकार का चश्मा है धूप का। सॉरी। चिग्रोन जो है एक प्रकार का केस विन्यास है, और ब्रॉग जो है एक प्रकार के पुरुष का जूता है, और महिलाओं का जूते का एक प्रकार है स्टील टोज, ठीक है। तो कुल मिला के है ये सारे के सारे जो है सवाल अगर आपको आते हैं तो ठीक है, वरना ये रैंडम सवाल है और इससे कोई खास सिलेक्शन पे असर नहीं पड़ता। इस तरह के सवालों को आप स्किप करते हैं, अदर सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आता है तो आप इसको सॉल्व जरूर करें। मेरे हिसाब से स्किप वाला सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में साक्षात्कार कहाँ दिया, उस समय का सवाल है। करंट अफेयर बुक पढ़ के जानी है। यह भी है कि कौन सा खिलाड़ी ने कौन सा खेल में कौन सा जो है मेडल जीता है या ट्रॉफी जीती वो वाला है, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये बहुत ही टफ सवाल है, क्योंकि इतना भी डिटेल कौन याद करता है यार। डाफने अकुस्ट मेमोरियल कप कौन पढ़ता है? फ्रेंच ओपन ठीक है, विंबलडन ठीक है, यूएस ओपन ठीक है, ठीक है। तो ये सब देख लेना एक बार थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मली जो है स्पोर्ट्स में आप देख के जाना, वर्ल्ड कप देख के जाना, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उसके बाद हो गया ओलंपिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 4 जो ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शूटिंग का हो गया, चैंपियनशिप हो गया, ठीक है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप वगैरह हो गया, ठीक है। हॉकीज का हो गया, ठीक है। ओलंपिक तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेना। चलिए अब आ जाइए, अभी ओलंपिक से बहुत सारे सवाल बनेंगे। जो ओलंपिक में मेडल जीता इंडिया ने, किस किस में जीता? हॉकी में जीता, और कौन कौन खेलों में जीता, कमेंट करके बताओ। इंडिया ने जो मेडल जीते हैं, टोटल कितने मेडल जीते और किस किस खेलों में जीते? शायद आई होप सो 6 मेडल जीते इंडिया ने। जो समर जिसको बोलते हैं ओलंपिक जो होता है, उसमें जो है, जो ओलंपिक कहाँ हुआ ये भी बताइए, ठीक है। और ओलंपिक में जो है इंडिया ने कौन कौन खेलों में क्या क्या पदक जीते, और उसमें इंडिविजुअल प्लेयर का नाम बताइए। सारा कमेंट करके बताओ, ठीक है। इतना तो जरूर बताओ कितना मेडल किस किस खेलों में जीते, नाम क्या। गृह मंत्रालय ने लैंग्वेज के बारे में 576, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। बिहार राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने गिद्धों का संरक्षण किया? तमिलनाडु, करंट अफेयर्स। अरुणाचल को घोषित किया है इंडिया का पार्ट यूएसए ने जर्मनी के साथ, तो ये भी ठीक है, इसको देख लेना, करंट अफेयर। रुद्राज बाला साहब पाटिल स्वर्ण, करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अच्छे से आप पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बार बार सवाल आएंगे। इसका फुल फॉर्म न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंग्लिश में बोलते हैं। कौन इसके चेयरपर्सन थे, कब आया, किस तरह का एजुकेशन पैटर्न इन्होंने बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर क्या क्या एजुकेशनल रिफॉर्म की बात की गई है, किस तरह से शिक्षा में जो है सुधार की बात की गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ग्रेड 6 से बोला प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि कमर्शियल एजुकेशन देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है। इक्टा किस देश के साथ इंडिया ने किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। और किस किस देश के साथ इंडिया ने मुक्त व्यापार समझौता किया है, ठीक है। सेपा किया है। सेपा का फुल फॉर्म बताओगे नीचे जाके लोग? सेपा, सेपा इंडिया ने किन किन देशों के साथ किया? सेका किसके साथ किया? सेका का फुल फॉर्म बताओगे जाके तुम लोग। इक्टा का फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में, दोनों में, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख के बताओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने इक्टा किया था, ठीक है। अगला जो सहज भाषा अधिनियम न्यूजीलैंड ने पारित किया है, ठीक है। सिंपल इंग्लिश का ऑफिस में यूज करना है। ये सब करंट अफेयर से देख लेना। ये आ सकता है दुनिया के पहले पादप परागन को, ठीक है ना, टिलिया ड्रेम्बिडिस कहा जाता है कि टिलिया ड्रेम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाया गया? तो रूस में। तो आपको याद करना कि पहले पादप परागन गणक के नाम क्या था दुनिया का? तो उसका नाम था टिलिया ड्रेम्बिडिस, ठीक है। चलो इसको देख लेना। लिस्बन डिक्लेरेशन किससे है? महासागर से, करंट अफेयर है, ठीक है। अब आता है स्टैटिक। देखो हिस्ट्री का सवाल है यहाँ, फिर क्या एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इस सवाल को ढंग से पढ़ो, नहीं और हाँ। सवाल बोला है कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, है कि नहीं बारे में पूछ रहा है, नहीं के बारे में। और यह था घोड़ा नहीं पता था। घोड़ा किनका था? आर्यन का था। और आर एस शर्मा और उर्मिला थापर का कोई भी बुक है, आर एस शर्मा जी की बुक और उर्मिला थापर जी की बुक में भी इन्होंने मेंशन किया कि घोड़ा के बारे में उनको नहीं पता था, ठीक है।
अब ये भी सवाल देखो, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, धरोहर स्थल तो है ही कुतुब मीनार। आप टिक मार दो एग्जाम में, बाद में पढ़ोगे अरे तो नहीं पूछ रहा हमने तो हाँ मार दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं रखना है भाई। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट कब बना है? अब मैं इतना बता रहा हूँ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बना है, ठीक है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, मेरा प्यारा भारत देश, ठीक है। और भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। कब लागू हुआ इसका भी डेट बताना यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाके। इंडिया गेट कब बना और क्यों बना इसके बारे में भी जाके लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। चलो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बीपीएससी ड्रीमर के, साथ साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइब करें इसको, और कमेंट्स करें, ज़रूर लिखें कि भाई ये वीडियो कैसा लग रहा है और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और इन चीज़ों को जो है आप ज़रूर जो है देखें, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयरलैंड। अगर ये सवाल आपका गलत हो रहा है ना, तो भाई इतना तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई पढ़ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर एक बार अच्छे से सोच लो, ठीक है। एग्जाम टफ है, कंपटीशन भी है, और अब इतना सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना, ठीक है। इस तरह का सवाल नहीं पढ़ो तो जाके तुरंत पीडीएफ लूसेंट और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो ढंग से। लूसेंट तो कम से कम पढ़ ही लो, अब कम दिन बचा है तो, ठीक है। आप कहोगे कि सर लूसेंट सवाल नहीं आते, सारे लूसेंट से सवाल है भाई, एनसीईआरटी से सवाल है। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना है? ये भी लूसेंट से सवाल है, 1975 में बना है, ठीक है। देखो हुआ क्या है ना, 69वीं में पेपर दिया टफ, हम लोगों ने क्या किया, इजी सवालों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। नंबर 1 फेलियर का रीजन मैं बता दे रहा हूँ, लिख लेना। इजी सवाल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम लोग टफ में ही फंसे रहे, यहाँ तक पहुँच नहीं पाए इजी में लोगों में। और तीसरा कि हम जो है अपने रिवीजन नहीं रहने की वजह से हम लोग जो है टफ पेपर के कारण जो है डिले बहुत हुआ है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगा सही सवाल ढूंढने में और पहुंचने के बाद उसको टिक करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी, जैसे इस तरह के सवाल पहले ही खा गया था, एविएटर वाला अपना सवाल दिखा दिया। अगर इस तरह का आप 10 सवाल कर लोगे तो ऐसे ही टाइम आपका खत्म हो जाएगा, 50 मिनट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 4 मिनट लगेगा एग्जाम में, और फिर गलत करके आओगे। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, इनको सीधा पिक करना आपको ईजी सवालों को, ठीक है। जैसे देखो मैं पिक कर लिया, यहाँ पे आपको ईजी सवाल दिख रहा होगा, सर ये तो बहुत ईजी है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण गणराज्य, हर बुक में लूसेंट में। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी? ये भी सवाल बहुत मतलब कि कंफ्यूजिंग, और एग्जाम में इसको स्किप करो, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये मुद्रा कौन सी मुद्रा कब चल रही है महंगा है, बहुत डिसाइड करना मुश्किल है, ठीक है। चलो, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करके राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो ये हो गया आपका आंसर 2040। सवाल गलत था, सवाल सही था, ऑप्शंस गलत सेट हो गए थे, 2040 नहीं था, तो ये आपका जो है डिलीट किया गया। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने यूनेप के साथ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ एक एमओयू किया है, जिसमें 2040 तक जो है बिहार को पॉल्यूशन फ्री बनाने की घोषणा की गई, योजना अपनाई गई। अगला देखो, बहुत ईजी सवाल है, स्तूप, चैत्य और बिहार एकदम भर भर के है, एनसीईआरटी से लेकर हर जगह पे बौद्ध धर्म है। सुजनी के बारे में बिहार रिलेटेड अगर आप पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल स्टैटिक बुक जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक तरह की कढ़ाई है, ठीक है, जो हम अपने कपड़ों पे जो होती है, ठीक है, सूजनी। ये देखो, ये सवाल में जानते हो क्या था किक? इस सवाल में पहला तो सवाल को ढंग से पढ़ते, इसमें पूछा कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि जो गलत है उसका आंसर इसमें दिया हुआ है, ना कि सही का दिया हुआ है, तो लोग सही मार के चल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऊपर इतना दे दिया कि नीचे आके पढ़ेगा नहीं कि गलत है, तो आधा लोग का तो इसी में गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गलत को गलत नहीं पढ़ा, ठीक है। जब आप गलत को गलत नहीं पढ़ेंगे तो आपका सवाल सही कैसे होगा, ठीक है। तो पहले सवालों को गलत पढ़ना सीखें। दूसरी चीज की अब पढ़ते हम सवाल, ठीक है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। अब देखो, सबको पता है विक्रमशिला कहाँ पे है, विक्रमशिला भागलपुर में है भाई। बिहार में रह के आपको उदांतपुरी नहीं पता, उदांतपुरी कहाँ पे है, कमेंट करके बताओ सब। उदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर है, कहाँ पर था, मतलब कि फॉर्मर है, प्राचीन बिहार में। और उसकी स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर, उसकी स्थापना किसने की, कब की? विक्रमशिला की स्थापना कब और किसने की? एक कमेंट सेक्शन में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है बीपीएससी ड्रीमर चैनल के इस वीडियो में, जो कि ये वीडियो जो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का 360 डिग्री एनालिसिस, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं भाई। एक बार देख लेना, लाइव सेट हो जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये वर्तमान बांका जिले में स्थित है, गड़बड़ है, बांका नहीं भागलपुर, तो पहला गलत, तो हमको तो गलत ही पूछ रहा है ना, तो पहला जिसमें नहीं है उसको काट देंगे। अब 1 और 4, 1 और 2 आगे देख लेते हैं भाई। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ठीक है।
ये भी गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने नहीं की थी, राजा का नाम अलग था। तो आप बता देना कौन से राजा ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरा भी गलत। जब पहला और दूसरा गलत है और उपरोक्त में से कोई नहीं पूछ रहा है तो ये कैसे, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। और एक नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। एक और दो है, दो इसमें नहीं तो ये भी खत्म हो गया। बस इतना। थर्ड फोर्थ तो पढ़ने का भी जरूरत नहीं मेरे पास, ठीक है। फोर्थ तो सही है, थर्ड भी सही है। अब देखो यहाँ पर कि चल अगले साल इससे नोट्स कैसे बनाए। अब देखो अगला साल स्टेटमेंट दे देगा, ध्यान से देखो यहाँ पे। अगला साल दे देगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में जो है क्या सही है। तो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय फला फूला दे देगा कि बौद्ध धर्म का ही नायन संप्रदाय फला फूला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय फला फूला तो गड़बड़ हो। वज्रयान फूला तो ये ठीक है। यहाँ खगोल विज्ञान तर्क शास्त्र कानून सबकी पढ़ाई होती थी, लिख दिया कि नहीं यहाँ सिर्फ खगोल विज्ञान की पढ़ाई होती थी, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तर्क कानून और व्याकरण का भी तो पढ़ाई होता था। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है और पढ़ना है, ठीक है। एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से पढ़ डाला, कर डाला, तो लाइफ हो जाएगा झींगा लाला, सॉरी, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे। अब देखो इस सवाल में एग्जामिनर मजे ले रहा था हम लोग का, क्या जो भी लोग इस सवाल को अभी देखेंगे कि कथनों पे विचार करें। और यहाँ देखिए सही पूछा है, यानी हम सही ढूंढेंगे। यहाँ पे हम लोग गलत ढूंढ रहे थे, ठीक है। पहले सवाल के लास्ट वाला टेल देख लेना भाई सब लोग। यहाँ पे विचार करो था, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको पहले ये पढ़ूंगा विचार करे, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं क्या पढ़ूंगा, कौन कौन से कथन क्या पूछ रहा है गलत। यहाँ पे देखो सवाल में कैसे पढ़ूंगा, विचार कीजिए, विचार कर लिया भाई। अब यहाँ पे पूछूंगा क्या दे रहा है, कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हम सही है देखेंगे। चलो अब आ जाओ आगे। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में सवाल दे रहा था जो बहुत कॉमेडी थोड़ा है कि तोप बारूद नहीं होता। लोगों के दिमाग में बैठ गया क्या कि बारूद और तोप दोनों एक ही होता। नहीं भाई, तोप इज तोप, बारूद इज बारूद, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। अब भारत में जब बाबर आया तो महाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। नहीं नहीं, बारूद नहीं, तोप नहीं पूछा है, तोप का आगमन हुआ था, बारूद का नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो भाई बारूद बहुत पहले आ गया था, तो ये गलत हो गया। अब हमसे पूछा सही, तो पहला तो गलत गलत, तो पहला गलत, तो ये और भी गलत हो गया भाई। इनको पहले खल्लास करो, ठीक है। अब आ जाओ कि क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद की परिचय हो। ये हार्ड है, इसको रहने देते हैं भाई अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। तैमूर राजवंश की स्थापना तो सबको ही जानता है ना कि तैमूर आया था। तैमूर वंश तैमूर ही तो हुआ था बाबर के आगमन के कारण। ये तो बेसिक लूसेंट और कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो थर्ड सवाल, थर्ड ऑप्शन सही है। तोपों की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि 2, 3, 4 कोई ऑप्शन है क्या, तो नहीं, 2, 3, 4 कोई नहीं है। अब तीसरा हम क्लियर है कि एक सही उत्तर है, तो चौथा तो ऐसे ही गलत है, बोला कि कोई नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तीसरा तो सही है, तो डी भी खत्म, ऑटोमेटिक आंसर 3 और 4। तो इस तरह से आप सही पूरा ऑप्शन नहीं भी पढ़े, हम 3 तक ही गए, फिर भी हमको आंसर मिल गया। और याद रखिएगा जो कॉमेडी खत्म होती है यहीं पर कि बाबर के आगमन पर तोपों का जो है प्रचलन शुरू हुआ, बारूद का नहीं, बारूद पहले ही आ गया था भाई साहब, ठीक है। इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड था और आपको मैं एकदम 360 डिग्री यानी कि पूरी तरह से आपको बता रहा हूं मैं कि किस तरह से आप लूसेंट को यूज कर सकते हैं, किस तरह से सवाल को पढ़ना है, किस तरह से ऑप्शंस को पढ़ना है और किस तरह से उसको एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट गेसिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज के साथ आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप बने हुए हैं बीपीएससी ड्रीमर टेलीग्राम बीपीएससी ड्रीमर यूट्यूब चैनल में, और आप सभी लोग जो है देख रहे हैं बीपीएससी 69th टॉपर एनालिसिस बाई रैंक 10 66 बीपीएससी, ठीक है, एक आदर्श सर। और आप जो है 360 डिग्री कवरेज जो है सीख रहे हैं कि किस तरह से बीपीएससी में सवाल आते हैं, किस तरह से ऑप्शन पढ़ना है, किस तरह से जो पढ़े हुए आपके नॉलेज उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से चीज़ों को स्किप करना है सवालों को, और सवालों को सॉल्व करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 65वां सवाल पे। बंदरगाह को मुगल काल के बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, है सूरत, ठीक है। एनसीईआरटी 6 क्लास में है, ठीक है। और आप जो है एनसीईआरटी के क्विज पीडीएफ के लिए बीपीएससी ड्रीमर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जितने वीडियो बनते हैं उसके पीडीएफ फ्री मिलते हैं आपको, साथ साथ क्विज कराया जाता है, ठीक है। चलो, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद भाई बच्चा का सवाल है, ठीक है, मराठा में था अष्ट प्रधान, ठीक है। नहीं पता है तो लूसेंट एनसीईआरटी पढ़ो जाके, अभी भी नींद से जगो, ठीक है। नींद से नहीं जगने का समय, अब सोने का समय नहीं है, जगे ही रहो तभी कुछ होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो। चलो, बोधिसत्व बोधिसत्व और
पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, ठीक है, ये अजंता में है, ठीक है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा की गुफा है, ठीक है। बादामी कहाँ है? बादामी आपका जो है, बादामी जो है आपका जो है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। बाघ पेंटिंग कहाँ पे है? बाघ है एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कोई भी आप एनसीईआरटी लूसेंट या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो बोधिसत्व मिल जाएगा। बोधिसत्व का मतलब ये होता है ना, देखो ये आ सकता है सवाल, बोधिसत्व क्या अगली बार। देखो बुद्धिज्म में दो तरह के लोग को ज्ञान मिला, एक हुआ बोधिसत्व, दूसरा हुआ अहर्त, ठीक है। अहर्त का मतलब यह था कि जिनको मिल गया नॉलेज वो चले गए अपना समाधि ले लिए, ठीक है, उनको ज्ञान मिल गया, ठीक है। ज्ञान क्या था? तृष्णा का अंत करना और इच्छाओं को मार देना। बुद्धिज्म फिलॉसफी क्या बेस्ड है? मध्य मार्ग पे बेस्ड से पहला, और दूसरा चीज क्या है कि सारी चीजों का जड़ इच्छा है, यानी तृष्णा। तो तृष्णा को मार देते यानी कि फ्लेम ऑफ डिजायर, अगर डिजायर को आपने जला दिया तो आप जो है अहर्त कहलाएं, ठीक है। बोधिसत्व को इनलाइटमेंट मिल गया जैसे अहर्त को मिला, अहर्त ने दुनिया छोड़ दी चले गए, लेकिन बोधिसत्व बोले नहीं, उनको नॉलेज मिला वो यहीं पे रह गए, और बाकी जो लोग थे फॉलोवर्स और मॉन्ग थे उनको जो उन्होंने हेल्प किया कि आप भी जो है इनलाइटमेंट जो है यानी कि जो दिव्य ज्ञान है उसको आप अर्जित करें और परम ज्ञान की प्राप्ति करें। ये सारा कहानी है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें बहुत इजी सवाल था। कथन देखो विचार करे और सही है, देखो ऐसे देख रहे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे टिक करना, विचार करे और सही है। देखो कैसे इस बार 100+ स्कोर आता सबका, जो जो वीडियो देख रहा है। नहीं आएगा तो बताना, कमेंट करके बताना कि भाई हाँ सर ये वीडियो अगर हमने 69वीं में देख ली होती तो मेरा प्रीलिम्स कोई नहीं रोकता, ठीक है। क्योंकि आपकी तैयारी संपूर्ण है, ठीक है, उसको बस खाली अप्लाई करना है, ठीक है। जो लोग 2-4 नंबरों से छूट जा रहे हैं उनको इस वीडियो के बाद कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, उनका हो जाएगा। बाकी जो लोग नहीं पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ना शुरू करें बुक्स को और सोर्स को। चलो, फाहियान एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। देखो यहाँ पर क्या है कि फाहियान तो चीनी यात्री था, इतने तक पढ़ के आप सो गए, नहीं, यहाँ जगना है। हर्ष के शासनकाल में वो नहीं आया था भाई, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। हुयेन सांग चीनी बहुत इच्छुक था, ये भी ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर ये बात गलत कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं आया था, हर्ष के शासनकाल में आया था, यानी ये स्टेटमेंट क्रॉस है, यानी गलत है, ठीक है। चलो यहाँ पे होना चाहिए था हर्ष की जगह चंद्रगुप्त द्वितीय और यहाँ पे हर्ष, ठीक है, इंटरचेंज है, गलत है, ठीक है। शासक गलत है। अब देखो ये बहुत था मिलाने वाला, लोग घबरा जाते हैं, बहुत ईजी सवाल है। चरक के बारे में सबको पता है कि वो चिकित्सक थे, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता तो विशाख दत्त के बारे में तो जान लो भाई, इतना तो मिनिमम है। विशाख दत्त क्या थे? मुद्रा राक्षस के लेखक थे, तो नाटककार हो गए। यानी डी का थ्री कहाँ पे? देखो डी का 1 है, डी का 1 4 2, डी का 3, ये हो जाएगा उत्तर। अगर आपको विशाख दत्त पता है तब भी आप ये पर पहुंच जाएंगे, अगर आपको चरक पता है तब भी चिकित्सक तक पहुंच जाएंगे। तो इतना सिंपल है यार, इससे सिंपल तो सवाल ही नहीं है, देखो, ठीक है। नौरोज त्योहार किसने शुरू किया? अब देखो भाई बहुत सारी प्रथा लोगों ने, नए नए लोगों ने शुरू किया, ठीक है। बलबन ने शुरू किया था, सीबोस और पैबोस, ठीक है, और उसके साथ साथ नौरोज फेस्टिवल को शुरू किया था। बाकी बताओ फिरोज शाह तुगलक ने क्या शुरू किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या शुरू किया था? सबसे ज्यादा फेमस इसका क्या रिफॉर्म था? इल्तुतमिश ने एक 40 के साथ कुछ किया था शुरू, हमको याद नहीं आ रहा, आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। 40 करके इसने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, क्या बनाई थी उसके बारे में थोड़ा बता देना, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। इसको जाके यूट्यूब में कमेंट करना, ठीक है, देखते हैं क्या नॉलेज है आप लोग की, ठीक है भाई। बाई वन सबको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस में लोकप्रिय बनाया? नाम है योगी और सिद्ध, कहाँ होंगे? उत्तर भारत या तो पूर्व भारत में होंगे, दक्षिण और पश्चिम में योग सिद्ध तो बोला नहीं जाता, तो नॉर्मली यहाँ पे हो जाएगा उत्तर भारत। वुड्स के 1854 के डिस्पैच के बारे में पूछा है, ठीक है। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पे जोर दिया, ठीक है। 1 और 2 इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये मैकाले का जो मैकाले ने 1835 में जो है मिनट डिक्लेरेशन लॉन्च किया था, उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच आया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना जाके, और जितने भी एजुकेशन पे कमेटियाँ बनी है ना सब पढ़ लेना, ठीक है। और कौन कौन सी एजुकेशन पे कमेटी बनी थी उसके बारे में जाके यूट्यूब में कमेंट करके बताओ। इंतजार है आप सबका कमेंट का, ऐसे हल्के मत लेना, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत की आप लोग के लिए, आप मेहनत करो भाई, पीटी निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ। यूट्यूब चैनल से जो है हमारे बीपीएससी ड्रीमर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप जो है बीपीएससी ड्रीमर को ज्वाइन करो, वहाँ पे सब फ्री पीडीएफ, आपको क्विज पीडीएफ सब मिलता रहेगा, ठीक है। इतना कोई नहीं करता, तो आपको जो है अगर अवसर मिल रहा है, ठीक है, गाइडेंस का, तो उसका लाभ उठाएं, प्रीलिम्स क्लियर करें। आपकी बार 70वीं पार, सब लोग जाके कमेंट सेक्शन में लिखेगा आपकी बार 70वीं पार।
जब लिख दोगे ना तो पार हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। लिखना अब की बार 70वीं पार, पीटी पार, ठीक है। और जो कहता है आदमी वही होता है, ठीक है। चलो, मैथिली शासन का विकास से PYQ से आया था। अब बताओ, चेरो, ओइनोबर और पीथीपति सब कभी वंश सुने हो क्या? ठीक है। और मैथिली भाषा बोल रहा मतलब उत्तर बिहार के बारे में बात कर रहा है, तो उत्तर बिहार यानी बिहार में कोई वंश का नाम पढ़े हो क्या तक? चेरो, ओइनिबर और पीथीपति। कर्नाटक के बारे में पढ़े हो? ऑलरेडी हरि सिंह और नान्य देव के बारे में पीछे सवाल आ चुका है 63-64 में, तो सीधा कर्नाटक मारेंगे, ठीक है, सिंपल। चलो, अब वीडियो के लास्ट की ओर जा रहे, वीडियो लंबा हो गया, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके फ्यूचर के लिए। और इतिहास में ऐसा 360 डिग्री कवरेज वीडियो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसको बार बार सुनना, नोट्स बनाना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? और यह था राजगृह, यानी इसका पुराना नाम गिरिब्रज था। अब देखो यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कि मगध की राजधानी ये बन गया था। अब आपको बताना है कि मगध से हटा के राजधानी पाटलिपुत्रा कौन लेके गया था, और दूसरा पाटलिपुत्रा से वैशाली कौन लेके आया था? ये दोनों बताओ हमको, कमेंट करो, ठीक है। देखना चाहते कि तुम लोग कितना इसको कर पाते हो, ठीक है। वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा नियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था ये बताना, हम बताते हैं, छोड़ो तुम लोग। 1878 में पारित किया गया था। और लॉर्ड रिपन इसको कब निरस्त किया, इसके बारे में बता दो कि वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट को रिपन ने कब खत्म किया था। और इसको गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ये तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। सब रूटीन बुक से है, तो कमेंट करके बताओगे सब लोग ना कि लॉर्ड रिपन ने इसको कब खत्म किया था, वर्नाक्युलर स्पेस एक्ट को। लॉर्ड मेयो को 70 के संकल्प के बारे में बताइए, ठीक है। 70 के संकल्प के बारे में बताइए क्या कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। कुछ सेवा प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। प्रयास किया था, केंद्रित किया था, ठीक है। सब आंसर सही है, एग्जाम में आता है तो ठीक है, ना कि नॉर्मली हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ों में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और 1 2 3 4 इसका आंसर सही है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कौन है? ठीक है, कामंदक है। अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में स्किप करना, लेकिन अभी नोट्स बना लेना। अब देखो, स्किप नहीं करना। अब देखो, मैं लॉजिकल रीडिंग लगा रहा हूँ भाई, सब सवाल छोड़ नहीं सकता। अब देखो कैसे लगा रहा हूँ दिमाग, ध्यान देना। देखो, कौटिल्य जो है ना, एक हीरो है, ठीक है। कौटिल्य क्या एक हीरो है जिन्होंने लिखा है चाणक्य नीति लिखा है, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य बोलते थे ना, इनकी बुक अर्थशास्त्र थी जो कि फेमस बुक थी, ठीक है, सब लोग पढ़ा है, मतलब इसका नाम। चरक जो है, चरक संहिता है, ठीक है, इनका नाम भी सब लोगों ने पढ़ा, यानी कौटिल्य जी का और चरक जी का नाम सब लोगों ने पढ़ा। तो नीति सार जो है, ये कोई फेमस बुक इनकी नहीं थी, कम से कम कौटिल्य और चरक की। चरक तो मेडिसिन लिखते थे, है ना, ये तो डॉक्टर साहब थे। ये इन्होंने चरक संहिता लिखी है। कौटिल्य जो है, इन्होंने जो है राजनीति शास्त्र की बुक अर्थशास्त्र लिखी, ठीक है। तो नीति सार के बारे में ऑटोमेटिक, या तो इनमें से कोई नहीं होगा तो कामंदक होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मारते हैं तो आप खुद को नहीं बोलना चाहिए बेवकूफ़, बट कहेगा तो वही ना भाई, ठीक है। चलिए, ग्रुप में जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, इससे किसी को लाइटली लेना है, और ये कोई सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्बाइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखें, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। चलो, फुतहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर दस नागर के द्वारा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन, एग्जाम में स्किप करना, बट यहाँ पर नोट्स बना लो क्योंकि दोबारा आ सकता है। ईश्वर दस नागर, फुतहात आलमगीरी, औरंगजेब के टाइम इन्होंने लिखा था बुक। ये 3 नॉलेज आपको मिल गया। इन्हीं स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेवाड़ ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए किस राजा के पास मशीनरी भेजा था? गुप्त राजा के पास। तो ये हो गया समुद्रगुप्त, ठीक है। इसको भी पढ़ लेना, लिख लेना, बाकी ये सब चीज़ें स्किप करना, एग्जाम में आता है तो किसी को याद नहीं रहता भाई, ठीक है। अब देखिए कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत की तरफ बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? 1912 में। सबसे पहले बिहार 1912 में जो है बंगाल से अलग हुआ, ठीक है। फिर 1936 में जो है उड़ीसा से अलग हुआ, और फिर 2000 ईस्वी में जो है झारखंड इससे अलग हुआ। ये रहा मोटा मोटी PYQ एनालिसिस। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है आप लोग की डिमांड पर आएगा। उसके पहले आप सब लोग जो है प्रॉमिस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें कि सर पार्ट 2 वीडियो जल्द से जल्द चाहिए, तब मैं बनाऊंगा। बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग का प्यार मिलेगा, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूर मैं जल्द से जल्द ये वीडियो 69 पार्ट 2 प्लस 68 का भी मैं एनालिसिस करके कम से कम डाल दूंगा, ताकि आपको 360 एनालिसिस का अंदाज़ा लग ले कि किस तरह किताब को पढ़ना, किन सवालों को अटैम्प्ट करना, किन सवालों को छोड़ना, और किन सवालों को अटैम्प्ट जो बुक के द्वारा पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, जो हम करते हैं, किस तरह से इंटेलिजेंट गेसिंग और लॉजिकल रीडिंग से सॉल्व करना। आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप सब लोग इसको वीडियो को प्यार दें।
लास्ट में हम यही बात करेंगे कि मैंने 5 बार क्यों क्लियर किया, इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। रैंक 1066, इसके अलावा मैंने 5 बार किया, आपने इंट्रो में देख ही ले गया होगा। मैंने क्या किया था, सीमिट स्टैंडर्ड बुक लिस्ट को बार बार पढ़ा था, लूसेंट एनसीईआरटी को ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं, एक लूसेंट एनसीईआरटी 11-12, उसके बाद जो है बिहार इकोनॉमी सर्वे बजट, सेंट्रल इकोनॉमी सर्वे बजट, एक करंट अफेयर्स की बुक है, इसको बार बार पढ़ता था, कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम, ठीक है। PYQ बस इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, अभी कम से कम 3 बार तो पढ़ो, अभी जो बचा हुआ टाइम है। 56, 59 से 69 तक के PYQ एनालिसिस करो, मेरे जैसा मैंने अभी करके दिखाया है। आप लोग रिक्वेस्ट करो, मैं आगे भी बना दूंगा 69 पार्ट 2, जो 70 क्वेश्चन बचे और प्लस 68 के, ठीक है। तो हमारा साथ जो आप लोग के साथ बना रहेगा, फ्री जो है आपको PDF जो भी है वो सब BPSC टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, उसको ज्वाइन करें, लिंक में दे दूंगा। करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन से ही करना, ज़्यादा से मत पढ़ना, रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। PYQ स्टैंडर्ड बुक, एक करंट अफेयर मैगजीन को बार बार पढ़े, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो भाई, मिनिमम चीज़ मैक्सिमम बार, ठीक है। इस बार आपकी 70वीं पार, मिनिमम चीज़ मैक्सिमम बार, इस बार 70वीं पार, ठीक है। हमारे BPSC ड्रीमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए बनाने में, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्री गाइडेंस PDF का लाभ उठाए, वीडियोज़ का लाभ उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे साथ ग्रुप में बने रहें, प्यार दें, ठीक है। सीखते रहे, जो भी मेरे पास आपको फ्री मिलेगा, क्वालिटेटिव मिलेगा, और ऐसा वीडियो ऐसा PDF नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स ए लॉट। इसी के साथ आप सबसे फिर मिलते हैं। लास्ट में वंस रिक्वेस्ट आप सबसे है भाई, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आपको फ्री वीडियोज़, क्वालिटेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, 5 टाइम टॉपर्स गाइडेंस भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स ए लॉट। फ्रेंड्स, आप सभी का BPSC ड्रीमर चैनल में स्वागत है। ये फ्री गाइडेंस चैनल है जो कि एक टॉपर के माध्यम से आप सभी का BPSC ड्रीमर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी का BPSC ड्रीमर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 69वीं BPSC प्रीलिम्स का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे और साथ ही 360 डिग्री जो है विश्लेषण करके हम यह जानेंगे कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स के सोर्स क्या रहे, किस तरह के क्वेश्चन की प्रकृति रही, किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करना था और किस तरह से 70वीं में हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो। उसके पहले मेरा परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ इज अमर्त्य कुमार आदर्श और मेरी रैंक जो है 10 आई थी 66वीं BPSC में, 156 आई थी 63वीं BPSC में और 64वीं में मेरा मार्क्स 582 मार्क्स था। यानी कि मैंने BPSC 3 बार क्लियर किया, 5 टाइम्स मैंने इंटरव्यू दिया, 56, 59, 60, 62, 63, 64 और 66। 5 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, 5 बार मेंस क्लियर किया और 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया। फाइनली मैंने 3 बार क्लियर किया। तो आप सभी को इस चैनल से जुड़ने के बाद निःशुल्क जो है, यानी कि निःशुल्क मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। अगर मेरे पहले के सिलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मेरी जर्नी एयरफोर्स से शुरू हुई। 10 साल मैंने वहाँ पे एयरमैन के रूप में काम किया। उसके बाद 2016 में IBPS PO, 2013 में IBSAO ग्रेड 2 ऑफिसर के रूप में एग्जाम क्लियर किया, बट एयरमैन में जॉब कर रहा था एयरफोर्स में, इस वजह से ज्वाइन नहीं किया। और UGC नेट मैंने सोशियोलॉजी में क्वालिफाई किया। ये हमारा रहा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बारे में। आप सभी लोग जो है BPSC ड्रीमर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल ही फ्री गाइडेंस चैनल है, इसमें टॉपर मार्गदर्शन आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। साथ ही साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें और वहीं पे आपको जो है इस वीडियो की PDF मिल जाएगी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। BPSC टॉपर के द्वारा BPSC 69वीं PT प्रश्न पत्र का 360 डिग्री एनालिसिस किया जाएगा, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको।
इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को कवर किया जाएगा। ये वीडियो 2 पार्ट में है, यानी ये पार्ट ए देख रहे हैं आप, ठीक है। पार्ट ए मतलब कि 69वीं प्रीलिम्स के 1 से लेके 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन जो है इसमें कवर है, जिसका एनालिसिस मैं करूंगा आपके सामने। तो बिल्कुल जो है ध्यान से इस वीडियो को देखें, ठीक है, नोट डाउन करते रहे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसमें जो है पार्ट ए जो है उसमें मेरे जो है कुल 80 सवाल जो है इसमें मैंने लिया है इस वीडियो में, और पार्ट बी में बाकी जो लेफ्ट है यानी कि 70 सवाल उसको किया जाएगा, और सारे प्रश्न सेट ए से रहेंगे। आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की जो बीपीएससी के द्वारा फाइनल जारी किए गए थे उसके आधार पे ही मैंने इसको बनाया है। तो एकदम जो है शांतचित्त होके, ठीक है, कॉपी पेन लेके, अगर आप 70वीं पीटी आपका टारगेट है तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। अधिक से अधिक देखें लोग, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बीपीएससी ड्रीमर्स को। 360 डिग्री विश्लेषण का प्रमुख बिंदु क्या रहेगा सर, आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे? देखिए, हम आपको सोर्स बताएंगे कहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, उसका नेचर क्या है, मीडियम है कि इजी है कि टफ है, उसके टेक्निक्स क्या है, जो टॉपर कैसे सॉल्व करते हैं और उनका प्रीलिम्स बार बार होता है, मैंने खुद 5 बार क्लियर किया है, तो आपको बृहत एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। सवाल का प्रीलिम्स नोट कैसे बनाया जाए सर, सवालों के जो नोट्स हैं वो कैसे बनाया जाए, और सर आपने ऐसा क्या किया बार बार, ये लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सवाल का सोर्स, यानी सोर्स का मतलब होता है बुक लिस्ट, जो कि मेरी दूसरी वीडियो जो मैंने बनाया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, जो बीपीएससी ड्रीमर है, उसमें जो है इसी चैनल में मैंने बनाया था कि सोर्स क्या क्या आपके होने चाहिए। तो सोर्स में यानी कि ऐसे सवाल जो कि सोर्स से आए, यानी कि किताब से आए, यानी किताबी ज्ञान। सोर्स मतलब लूसेंट हो सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी हो सकते हैं और मेरे पीडीएफ हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि रूटीन बुक में अवेलेबल है। अगर कोई भी पढ़ेगा बंदा उसको आराम से क्लियर करेगा, अगर रिवाइज किया हो 2 से 3 बार। चलो, तो जो शुरुआती 80 सवाल है सेट ए के, उसमें मैंने यहाँ पे आप डिटेल जो है जाके इसको प्रिंट आउट करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को देखो, ठीक है। एनसीईआरटी, लूसेंट या कोई भी स्टैंडर्ड बुक, इससे कुल 35 प्रश्न आए भाई, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आपको किताब में मिलेगा 80 में से 35 सवाल। मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अगर जिसने भी ये 3 किताब में कोई भी अच्छे ढंग से 2 से 3 बार पढ़ी होगी, उसने इस सवाल को आराम से 35 सवाल को सॉल्व किया होगा, अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो। करंट अफेयर्स इन न्यूज, यानी कि जो करंट अफेयर्स न्यूज में थे वो पूछे गए प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, वो लगभग 22 सवाल थे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और ये कोई भी एक रूटीन बुक अगर आपने साल भर की वार्षिकी मैगजीन 2 से 3 बार कम से कम पढ़ी होगी, तब तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे फिर तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। यूपीएससी बीपीएससी पीवाईक्यू, यानी जो सवाल पहले पूछे गए हैं बीपीएससी या यूपीएससी के ट्रेंड में रिसेंट में, उस टाइप के लगभग 5 सवाल थे। मैं बताऊंगा कैसे सवाल थे और कौन कौन से सवाल थे, ठीक है। अब आता है कि सर 5 सवाल 22 5 27 और 27 और 35, 27 और 35 लगभग जो 62 सवाल सर आपने तो बता दिए सोर्स। बाकी सर 18 सवाल का क्या करें सॉरी। तो देखिए, बाकी 18 सवाल में आपको कुछ नहीं करना था, बेसिक ज्ञान का यूटिलाइज करना था, यानी जो बेसिक ज्ञान होता है, बेसिक नॉलेज प्लस लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल का मतलब होता है तर्क रूप से सोचना, मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको। इंटेलिजेंट गेसिंग, वीडियो में बने रहे, यूट्यूब चैनल को बीपीएससी ड्रीमर को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है अपने जो है बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, जो सब्सक्राइब बटन का है, लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बीपीएससी इतिहास में पहली बार है जो पीवाईक्यू का मैं संपूर्ण एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसी वीडियो शायद आपको रेयर ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे जो 18 क्वेश्चन, उसको आप किस तरह से बेसिक ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंट गेसिंग और माई टेक्निक, साथ साथ कॉमन सेंस। एग्जाम में यही खराब हो जाता है, कॉमन सेंस काम नहीं करता, ठीक है। तो कॉमन सेंस को सेंस में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम आपको बता दिया सोर्स। सोर्स का मतलब शुरू के 80 क्वेश्चन में लगभग 35 एनसीईआरटी, 22 करंट अफेयर प्लस कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू से 5 सवाल लगभग, और इंटेलिजेंट गेसिंग, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस मिला के लगभग 17 सवाल, ठीक है। चलो, अब जो है सवालों की प्रकृति के बारे में, जो है सवालों की प्रकृति के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे, जो पार्ट 2 है, ठीक है। सवालों की प्रकृति का मतलब ये होता है कि सर सवाल इजी थे, आसान थे, या मीडियम थे, या मॉडरेट थे, या टफ थे, या स्किप करना। देखो 5 तरह की मैं कैटेगरी बनाता हूँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरी बनाते हैं। भाई 3 कैटेगरी नहीं होती है, जो एग्जाम देते उनको पता होता है, ठीक है। पहली इजी कैटेगरी होती है। इजी का मतलब भाई सबको पता, अगर 10th क्लास का ही बंदा है ना, वो सवाल को सॉल्व कर देगा, ठीक है।
दूसरी सवाल होता है मीडियम। मीडियम का मतलब है, देखो भाई, पढ़ोगे थोड़ा बहुत, किताब को अच्छे से रिवाइज करोगे तो मीडियम सवाल को आप सॉल्व कर जाओगे। अब खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। तीसरा होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है टफ और मीडियम के बीच में होता है ये, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा टफ सवाल है और कोई मीडियम सवाल है, उसके बीच का जो है मॉडरेट होता है, मीडियम से ज्यादा बट थोड़ा सा टफ से कम, ठीक है। चौथा होता है टफ, मतलब कि कोई नॉर्मली जो है लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो एक मास लेवल का जो भीड़ है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता है रैंडम। ये जो बहुत खतरनाक सवाल है, इसको लोग समझ नहीं पा रहा। रैंडम का मतलब कहीं से भी एग्जामिनर जो है आपके दिमाग को टेस्ट करने के लिए बाउंसर्स डालना शुरू करता है, ताकि आप शुरू में डिस्टेबलाइज हो जाए, तो पूरा पेपर खराब हो जाए, ठीक है। आप शुरू में घबरा जाए, डर जाए, ठीक है। इसके लिए वो रैंडम सवाल देगा, कुछ भी दे देगा, पॉलिटी से दो उठा के दो, हिस्ट्री से आपको लगा यार कहीं पढ़े ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आप आगे के सवाल में जा नहीं पाते हैं और आपका पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता, ठीक है। तो ये 5 तरह के सवाल हैं। पहला इजी, दूसरा मीडियम, तीसरा मॉडरेट, चौथा टफ और पांचवा रैंडम, जिसको कि छोड़ना होता है एग्जाम में, ठीक है। देखते हो टेस्ट मैच, राहुल द्रविड़ कैसे बॉल को छोड़ता था। जिस बॉल को आप टच नहीं कर सकते ना, जिसमें आउट होने की पॉसिबिलिटी और रन रेट भी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड है टेस्ट मैच में, तो फिर अपना विकेट क्यों फेंकना, ठीक है। वहां पर उस बॉल को रोक लो और बाकी सवालों को बना दो। यानी टफ के चक्कर में नहीं पड़ना है, इजी मीडियम मॉडरेट को टारगेट करो, ठीक है। और रैंडम सवालों के चक्कर में लाइफ मत खराब करो, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने बता दिया इजी और मॉडरेट सवाल, मतलब जो इजी बुक में मिल जाए, पीवाईक्यू, लूसेंट, एनसीईआरटी और मेरे किसी भी क्विज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सोर्स बुक से बनाया जाता है, यानी कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो भाई आप इजी और मॉडरेट को सॉल्व कर जाओगे। और ये सवाल गलत हो रहे तो भैया रिजल्ट भूल जाओ, ठीक है। यानी कि जिसने भी 3 बार कम से कम लूसेंट नहीं पढ़ी है, या एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, या 3 बार कम से कम कोई एक करंट अफेयर बुक नहीं पढ़ी है, तो भैया पीवाईक्यू नहीं पढ़ी है, तब तो भाई आपका हो गया काम, ठीक है। बाकी कुछ भी छपरी यूट्यूब वीडियोज बना, पापा मम्मी वीडियो देख लो, क्रैश कोर्स पढ़ लो, या फिर कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सिंपल बात है, सीधी बात, नो बकवास, सीधा आपको किताब पढ़नी है और किताब को 3 बार पढ़नी है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करना कि भाई सर मतलब वीडियो बना दो, तो आगे मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से किताब को पढ़ना है। चलो, जो जो चाहिए कमेंट करते ना यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, साथ साथ कमेंट करो, बताओ कि सर क्या वीडियो बनाऊं मैं, किस पे बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपको जो है यानी कि 53 से 54 सवाल आप जो है लगभग इजी और मॉडरेट था, जो कि आप बना सकते थे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो, ठीक है। अब आता है टफ। टफ सवाल इसलिए टफ है क्योंकि आपको पढ़ के नहीं सॉल्व होंगे, वहां पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग यूज करना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। इसके बाद टेक्निक्स बताऊंगा भाई, ठीक है। ग्रुप में बने रहो और साथ साथ वीडियो में बने रहो, ठीक है, आगे सब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके सुन लो, और ये सारे आपके काम के, मेरे काम की नहीं है, ठीक है, मैंने कर लिया, ठीक है। आप सबको करना है, ठीक है, आप सबके सपने पूरे होने चाहिए, ठीक है। यानी टफ का मतलब हो गया, या तो आप स्किप करो, या तो अपना ब्रेन यूज करके, लॉजिकल रीजनिंग यूज करके, कॉमन सेंस यूज करके इसको कर सकते हो। और ये कुल 13 सवाल थे, ठीक है। यानी 80 में 54 सवाल किताब से थे और 13 सवाल जो है इंटेलिजेंट गेसिंग करके, लॉजिकल रीजनिंग लगा के कर सकते थे। स्किप और रैंडम यानी जिसको टच नहीं करना, ठीक है। ये सवाल यानी याद ही नहीं आएगा आपको, दिमाग से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको इसमें से आता है 100% तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज स्किप करो, ठीक है। ये कुल सवाल 12 थे, यानी कि 80 में से 12 सवाल आपको छोड़ देने थे और लगभग जो है 68 सवाल आपको अटेम्प्ट करने थे। ये तो रहा लेखा जोखा, यानी बात करें तो सोर्स और नेचर मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो ज्यादा फास्ट है तो थोड़ा स्लो में देख लेना, अगर ज्यादा स्लो लग रहा हो तो उसको थोड़ा फास्ट करके सुन लेना, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट होता रियल, जिसको बोल सकते हैं रियल जेंट, ठीक है। अब मॉन्स्टर शुरू होता है जो आपके लिए आतंक बनकर रहा है, ठीक है। किस तरह से प्रीलिम्स को हम क्लियर करें, भाई इस वीडियो को देख लेना, 100% आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, टेक्निक चेंज हो जाएगा और भाई आप आराम से क्लियर कर पाओगे एग्जाम को, पीटी को, 70वीं पीटी को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो, सवाल में 150 सवाल आएगा, ठीक है, यानी कि पेपर में 150 सवाल आएगा, ठीक है। सबका अंक समान होगा। कॉपी मिलने पे यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलने पे देख लेना फटा तो नहीं है आगे पीछे कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सवाल में डिबेट होता है, हिंदी और अंग्रेजी में सवाल आते हैं, तो इंग्लिश सवाल को ही बीपीएससी आयोग कंसिडर करेगी, ठीक है। अगर हिंदी में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर इंग्लिश में ठीक है तो इंग्लिश को देख लेना। यानी कि एग्जाम में दोनों प्रश्न पत्र को देखने की कोशिश करें जिसमें आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है। हिंदी भी पढ़ लो और अंग्रेजी भी पढ़ लो। रोल नंबर ये सब अच्छे से भर देना भाई,
ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये सब आंसर जो बुकलेट होता है उसमें भर देना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है काली या नीली स्याही से आपको रंगना है, उसको देख लेना आप, ठीक है। 3 पर 1 कटेगा, यानी 3 आपके सही सवाल हो जाएंगे, सॉरी 1 सवाल आपका सही है और 3 सवाल गलत है तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 गलत सवाल पर 1 सही सवाल, खल्लास हो जाएगा, ठीक है। और भाई लास्ट में कॉमेडी है, बट इसको समझना, अपना उत्तर पत्रक वीक्षा को देना, तभी तो चेक होगा, घर लेके नहीं आ जाना है, ठीक है। इट्स ऑन लाइटर नोट, ठीक है। बट ये ऐसा होता है, ठीक है, एग्जाम प्रेशर में सब चीजें होती है, बट आपको ये ध्यान रखनी है। एक बार फिर से इसको पढ़ लेना प्रिंट आउट करा के, ये कोई नहीं बताता बट मैं बताया हूँ, इसको हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन हमारा टॉपिक था, किस तरह से जो है एग्जाम में सर सवालों को सॉल्व करें। और 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का सेट ए का सवाल होता है शुरू। पहला सवाल, 5G मोबाइल संचार नेटवर्क में कौन सी जो है तकनीक लाई जाएगी, ठीक है। आपने ऑप्शन देखा इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइस। देखो हमने ऊपर कैटेगरी बाता है, ये सवाल है मॉडरेट, और ये सवाल किताब पढ़ के नहीं होगा सॉल्व, इसमें आपको लगाना पड़ेगा लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंट गेसिंग और कॉमन सेंस। इसको घर पे रख के नहीं जाना, एग्जाम में लेके जाना है, ठीक है। अब देखो भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप कैसे कर सकते हो कि इसको किस में यूज किया जा सकता है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा है कि नई टेक्नोलॉजी है तो कुछ में भी यूज हो सकता है, क्योंकि जिस चीज को अभी पूरी तरह से यूज नहीं किया गया तो आप कैसे गारंटी दे सकते हो। इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सवालों में लिख लेना, नोट्स बना लो कि भाई ऑल ऑफ द एबव सही होता है, ठीक है। यानी जो भी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर यूज पूछेगा लगभग सब हो सकता है, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट मोर देन 90% केसेज में एसएनटी यूज जो है 100% होता है। तो ऑल ऑफ द एबव मार देना एग्जाम में, ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है तो। चलो बट ऐसे एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये पढ़ के सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, इंटेलिजेंट गेसिंग का, ठीक है। कोई किताब में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बस टेक्नोलॉजी का ये है कि हर जगह यूज हो सकता है, आप नहीं जानते, ठीक है। चलो दूसरा है, ये पूरा किताबी ज्ञान है, ठीक है। अगर करंट अफेयर आपने पढ़ा है, आपको याद रहता है तब ठीक है, वरना यहाँ पर भी काम आपका खराब हो सकता है, बट फिर भी देखते हैं। बट इसमें एक लॉजिक देखो क्या है कि अगर एक भी पता है, जैसे सपोज ए का 2 है या ए का 3 है, ठीक है, बी का 1, सी का 4, डी का 3, इसमें जो है 2 आपको कम से कम पता होना चाहिए, जो बहुत न्यूज में रहा है। आर्टेमिस बहुत न्यूज में रहा है, ये जो है नासा का है। कैसिनी ह्यूगेंस भी जो है ये शनि के लिए है, ठीक है। जूनो बृहस्पति के लिए है और वेरिटस शुक्र के लिए, ठीक है। आर्टेमिस क्या हो रहा है, चंद्रमा और मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल तक जाएगा, ये इस पे नासा काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रूटीन बुक में भी वायरस, वास्तविक वायरस कैसे मिला, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में सवाल दे रहा था जो बहुत कॉमेडी थोड़ा है कि तोप बारूद नहीं होता। लोगों के दिमाग में बैठ गया क्या कि बारूद और तोप दोनों एक ही होता है? नहीं भाई, तोप इज तोप, बारूद इज बारूद, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। अब भारत में जब बाबर आया तो महाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, नहीं बारूद नहीं, तोप नहीं पूछा है, तोप का आगमन हुआ था, बारूद का नहीं हुआ था। ये वाला चलेगा वीडियो, अच्छा। ये ऐसा कोई सॉल्व तुम भी देख लेना, सॉल्व करना, सब बीपीएससी सॉल्व किया हो सवाल में। ये कोई डाला ही सर, जानते भी कोचिंग में कोई यदि पढ़ ली कहीं सब बता देते थे कोचिंग में भाई। तो आप सभी का बीपीएससी ड्रीमर चैनल में स्वागत है। जो है सीख रहे हैं कि किस तरह से बीपीएससी में सवाल आते हैं, किस तरह से ऑप्शन पढ़ना है, किस तरह से जो पढ़े हुए आपके नॉलेज उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से चीज़ों को स्किप करना है सवालों को, और सवालों को सॉल्व करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 65वां सवाल पे। बंदरगाह को मुगल काल के बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, है सूरत, ठीक है। एनसीईआरटी 6 क्लास में है, ठीक है। और आप जो है एनसीईआरटी के क्विज पीडीएफ के लिए बीपीएससी ड्रीमर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जितने वीडियो बनते हैं उसके पीडीएफ फ्री मिलते हैं आपको, साथ साथ क्विज कराया जाता है, ठीक है। चलो, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद भाई बच्चा का सवाल है, ठीक है, मराठा में था अष्ट प्रधान, ठीक है। नहीं पता है तो लूसेंट एनसीईआरटी पढ़ो जाके, अभी भी नींद से जगो, ठीक है। नींद से नहीं जगने का समय, अब सोने का समय नहीं है, जगे ही रहो तभी कुछ होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो। चलो, बोधिसत्व और पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, ठीक है, ये अजंता में है, ठीक है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में।
अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, बादामी कहाँ है? बादामी आपका जो है, बादामी जो है आपका जो है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। बाघ पेंटिंग कहाँ पे है? और पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है। चलो कॉपी करते हैं।